हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज मैं आप लोगों को कुछ एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उस इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए हैं ये सीक्वल क्वेश्चन। और ये किस किस के लिए हैं? ये करीब 50 एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, और इसमें ये एसक्यूएल डेवलपर के लिए जो जॉब देख रहे हैं उनमें ये पूछे जाएंगे। डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर जो भी हैं, इसके अलावा डॉट नेट डेवलपर के लिए भी ये पूछे जाएंगे। डॉट नेट डेवलपर या एसक्यूएल पे आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं वहाँ पे ये पूछे जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, और आप लोग क्या करना कि मतलब मेरी वीडियो तो आप सुनना ही, देखना भी, साथ में आप ना इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें मैंने स्टार लगाए हुए हैं। 3 स्टार मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप 10 इंटरव्यू देंगे 10 में से 8 में वो पूछा जाएगा। और 2 स्टार, 2 स्टार मतलब वही, वो भी इम्पोर्टेंट है। 2 स्टार, 1 स्टार। 2 स्टार मतलब अगर आप 10 इंटरव्यू देते हैं 6 में पूछा जाएगा। 1 स्टार है तो 10 इंटरव्यू देंगे तो 5 में पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो और भी क्वेश्चंस हैं वो भी फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं, लेकिन वो ये ऐसा होता है कि कुछ एक्सेप्शनल केस में, जैसे आपने इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यूअर को आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, तो वो कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो क्या होता है डीबीएमएस में? डीबीएमएस स्टोर्स, तो यहाँ से शुरू करते हैं। डीबीएमएस स्टोर्स डेटा एज अ फाइल। तो डीबीएमएस क्या होता था, जैसे फाइल वगैरह में हम लोग डेटा स्टोर करते थे, एक्सेल वगैरह में डेटा स्टोर करते थे, तो वो रहता है डीबीएमएस का फॉर्म, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जब हम बात करते हैं आरडीबीएमएस की, तो आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डेटा को स्टोर करता है टेबुलर फॉर्म में, मतलब जो टेबल्स वगैरह हम लोग रियल लाइफ में क्रिएट करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर, वो आरडीबीएमएस होता है। ठीक है, अब देखिए, आर डीबीएमएस में नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, जबकि आर डीबीएमएस में क्या होता है? डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक दूसरे से रिलेट करती हैं टेबल्स, कैसे करती हैं? यूजिंग द फॉरेन की। तो फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन करते हैं, तो ये आर डीबीएमएस का पार्ट होता है। अब नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द डीबीएमएस, जबकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन रहता है आरडीबीएमएस में, है ना। इट्स इट डील्स विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। जहाँ कम अमाउंट का डेटा होता है वहाँ आप नोट पैड में भी सेव कर सकते हैं, एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जब बिगर अमाउंट, लार्ज अमाउंट का डेटा होता है तो वहाँ पे वो चीज़ें अगर आप कर भी लेंगे तो उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक्सएमएल एग्जाम्पल है इसका, एक्सएमएल फॉर्मेट। जब हम एक्सएमएल में डेटा स्टोर करते हैं तो उसे हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं। एक्सएमएल क्या होता है? एक्सएमएल एचटीएमएल की तरह ही होता है कि उसमें टैग्स होते हैं, टैग्स के बीच में हम लोग डेटा रखते हैं। आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस में आते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ये वाले आते हैं। ठीक है, तो ये होगा पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल सर्वर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो पहली बात, कंस्ट्रेंट होते क्या हैं? कंस्ट्रेंट होते हैं एक कंस्ट्रेंट जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब भी हम टेबल में कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं। मैंने ये लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द टेबल और अ कॉलम। ठीक है। कंस्ट्रेंट 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट। मैंने कंस्ट्रेंट वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आप मेरे चैनल्स पे जाइएगा तो उसमें आपको एक तो 4 मंथ का एसक्यूएल डेवलपर के लिए कोर्स में चला रहा हूँ, और साथ में एक डॉट नेट डेवलपर के लिए, तो आपको दोनों में ही ये मिल जाएगा। तो प्राइमरी की कंस्टेंट क्या होता है? प्राइमरी की इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। ठीक है ना। तो प्राइमरी की क्या है, मतलब कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रो को इन अ टेबल। नॉट नल कंस्टेंट का क्या मतलब? नॉट नल कंस्टेंट टेल्स दैट वी कैन नॉट स्टोर अ नल वैल्यू इन अ कॉलम। जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं और नॉट नल कंस्टेंट हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें, तो उसका मतलब होता है कि हम उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है।
चलिए, फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है? फॉरेन की इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन एन अनदर टेबल। ठीक है, अदर टेबल के मतलब आइडेंटिफाई करती है अदर टेबल में, ठीक है, ईच रो को। चेक कंस्टेंट क्या होता है? चेक कंस्टेंट हेल्प टू वैलिडेट। चेक कंस्टेंट में क्या करते हैं हम लोग? ये वैलिडेट करता है। अच्छा, अगर जैसे कोई किसी कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है हमें, एज का डेटा, अब इसमें एक कंडीशन लगा देंगे कि भाई एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, 18 या 18 से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी, जैसे आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसमें एडल्ट दिखा रहता है, तो 18 प्लस होता है। तो ये सब इस टाइप की जो मतलब कंडीशंस दी जाती हैं वो चेक कंस्ट्रेंट के अंदर दी जाती हैं। हम लोग चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं इस टाइप से। फिर आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट मीन्स जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ किसी न किसी से सबसे डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो अगर वो बंदा डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट नहीं करता है तो हम एक डिफ़ॉल्ट दे देंगे कि अगर वो डेट ऑफ बर्थ नहीं इंसर्ट करेगा तो उसकी करंट की डेट वहाँ पे स्टोर हो जाए। या फिर जैसे कि कोई बंदा सिटी स्टोर नहीं, सिटी एंटर नहीं करता, किसी टेबल में हमें सिटी एंटर करवाना है, नहीं करता, तो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो मुंबई इंसर्ट हो जाए, तो उस केस में हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? यूनिक कंस्ट्रेंट टेल्स दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम मस्ट बी यूनिक। तो कॉलम की जितनी भी वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। अब प्राइमरी की में भी यूनिक है और यूनिक की में भी यूनिक है, तो मैं इसको आगे बताऊंगा, है ना, जिसमें यूनिक की प्राइमरी की का डिफरेंस है क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने 3 स्टार यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो ये आ गया। Constraints are rules and restrictions applied on a column or a table such that unwanted data can't be inserted into the table। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा। इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेशन ही पूछेगा मोस्टली, और ये पूछेगा कितने टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, तो वो आप बता दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। और वो याद हो जाएंगी चीज़ें, जैसे जैसे आप इंटरव्यू दोगे वो चीज़ें याद होती जाएंगी। डेली डेली आप इसका रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते करते आपको याद हो जाएंगी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द यूनिक की। अब प्राइमरी की यूनिक की में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी की होती क्या है? तो प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। प्राइमरी की में आप कोई भी नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की एड्स क्लस्टर्ड इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की में हम लोग क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन करते हैं। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। कभी कभार इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान के चलो मेरे पास 2 कॉलम है, ठीक है ना, ईमेल और फ़ोन नंबर, अब मुझे दोनों पे प्राइमरी की चाहिए, तो आप क्या करोगे? उनको कंबाइन करोगे कॉलम को, उस कंबाइन पे आप प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सिंगल पे आप प्राइमरी की मतलब 2 प्राइमरी की आप क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। अब चलते हैं यूनिक की। यूनिक की क्या है? इट्स अलाउ ओनली वन नल वैल्यू। तो यूनिक की में केवल एक नल वैल्यू हो इंसर्ट हो सकती है, क्योंकि नल वैल्यू भी यूनिक है, तो यूनिक की में ये है ना। बाय डिफ़ॉल्ट इट्स एड्स अ नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक की नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स को ऐड करती है। ए टेबल कैन हैव मोर देन वन यूनिक की। और टेबल के पास में एक से ज़्यादा यूनिक की होते हैं। अब कंडीशन पूछते हैं लोग कि चलो यूनिक की हम लोग कब डिफाइन करते हैं, कब हमें ज़रूरत पड़ती है कॉलम में कि हमें यूनिक की डिफाइन करनी चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास एक आईडी का कॉलम रहता है, तो उस आईडी में तो हम प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं, लेकिन हमारे पास में और भी कॉलम्स होते हैं। मान के चलो जैसे यूएस वगैरह में एसएसएन नंबर चलता है, तो अब एसएसएन नंबर वो यूनिक रहता है, तो वहाँ पे हम लोग यूनिक, जब भी किसी कॉलम में यूनिक वैल्यू इंसर्ट हमें करानी रहती है तो वहाँ पे हम लोग यूनिक की इंसर्ट कराते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, तो ये सब यूनिक रहते हैं। तो इस जब भी ये वाली कंडीशन आती है तो उस की को हम यूनिक की डिफाइन कर देते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लाउज एंड द हैविंग क्लाउज? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है। तो इसमें क्या है वेयर क्लाउज में? वेयर क्लाउज इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ये रिकॉर्ड को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। और ये क्या करता है? ये फिल्टर करता है रिकॉर्ड फ्रॉम द ग्रुप्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। जब डेटा ग्रुप में होता है तो हम हैव, ग्रुप में होता है और उसे फिल्टर करना रहता है तो हम लोग हैविंग का यूज़ करते हैं। और जब भी डेटा नॉर्मल हमें फिल्टर करना रहता है तो वहाँ पे हम लोग वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं। तो वेयर क्लाउज कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप बाई क्लाउज। तो वेयर क्लाउज को हम लोग बिना ग्रुप बाई के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैविंग क्लाउज के साथ में हमें ग्रुप बाई यूज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर क्लाउज इम्प्लीमेंट्स इन रो ऑपरेशंस।
तो वेयर क्लाउज इम्प्लीमेंट करता है रो ऑपरेशंस को, मतलब रो वाइज ऑपरेशंस को, एंड हैविंग क्लाउज इम्प्लीमेंट इन कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, याद रखिएगा, रट लीजिएगा इनको, क्योंकि कम से कम 5 डिफरेंस तो आपको बताने पड़ेंगे। वेयर क्लाउज कैन नॉट कंटेन एग्रीगेट फंक्शन। वेयर क्लाउज एग्रीगेट, वेयर क्लाउज में एग्रीगेट फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हैविंग क्लाउज कैन कंटेन द एग्रीगेट फंक्शन। हैविंग क्लाउज के साथ में एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा। एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो हमें ग्रुप बाई यूज करना रहता है, ग्रुप बाई यूज करते हैं तो हैविंग यूज करना ही पड़ेगा। नाउ where clause can be used with a select, update, delete statement, but having clause can only be used with a select statement। हमेशा याद रखिएगा। where clause is used before group by clause, where clause जो है वो group by clause से पहले यूज होगा। having clause is used after the group by clause। now where clause is used with single row function like low, upper, lower, जब भी हम यूज करते हैं तो ये यूज होता है। और अगर हैविंग क्लाउज, एक मिनट गाइस, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे रख रखे हैं। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन द टेबल। प्राइमरी की कांट एक्सेप्ट नल वैल्यू, ये नॉर्मल है। वी कैन हैव ओनली द वन प्राइमरी की इन अ टेबल। अब चलते हैं, and the by default the primary key is a clustered index। in the case of foreign key, the foreign key is a field in the table that is primary key in other table। एक कोई फील्ड है जो एक दूसरे टेबल में है, वो उसमें प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल में वो फॉरेन की होगी। तो कैसे, मान के चलो हमारे पास एम्प्लॉय एक टेबल है, ये क्या डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन एम्प्लॉय टेबल में वो फॉरेन की के रूप में हम उसे यूज करते हैं रिलेशन डिफाइन करने के लिए। फॉरेन की कैन एक्सेप्ट मल्टीपल नल वैल्यू। फॉरेन की में हम लोग मल्टीपल नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की में हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। नाउ वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, बट वी कैन हैव more than one foreign key in a table। now we can create clustered index on the foreign key। हम लोग उस पे clustered index as well as the non clustered index दोनों ही create कर सकते हैं प्राइमरी की पे, फॉरेन की पे सॉरी। प्राइमरी की तो बाय डिफॉल्ट होती है clustered index, बट फॉरेन की पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड द यूनियन ऑल। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है ना। पहले मैं यूनियन का ले लेता हूँ पूरा। अब चलिए देखिए, पहला है इसका पॉइंट है यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट रोज। जब भी हम यूनियन लगाते हैं दो टेबल्स के बीच में, तो उसमें क्या रहता है, यूनियन जो है वो केवल कॉमन जो डुप्लीकेट रोज होती है उन्हें फिल्टर कर देता है, केवल यूनिक रो को ही हमें डिस्प्ले कराता है। इन केस ऑफ यूनियन ऑल डज नॉट रिमूव डुप्लीकेट रोज, इट रिटर्न्स ऑल फ्रॉम ऑल क्वेरीज। ठीक है ना, ऑल फ्रॉम ऑल क्वेरीज से रिटर्न कर देता है। यूनियन यूजेस अ डिस्टिंक्ट सॉर्ट। यूनियन डिस्टिंक्ट सॉर्ट करता है, लेकिन यूनियन ऑल कोई भी सॉर्ट वगैरह शॉर्टिंग वगैरह यूज नहीं करता है, इसीलिए जो यूनियन ऑल है वो परफॉर्मेंस में हाइयर रहता है इन प्लेस ऑफ यूनियन। ठीक है, एंड यूनियन ऑल कैन वर्क विद ऑल डेटा टाइप्स। यूनियन ऑल जो है वो हर डेटा टाइप के साथ में काम कर जाता है, लेकिन यूनियन केवल और केवल टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्प टेबल एंड द टेबल वेरिएबल। तो टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो मैंने ये नोट्स बना के तैयार किए हैं, मैंने भी इन्हीं को पढ़ के इंटरव्यू दिया है, क्रैक भी हुआ है, मुझे जॉब वॉब मिल चुकी है, और कई सारी 4-5 जॉब एक साथ मिली हैं, ऑफर्स मिले हैं। अब मुझे एक ही ज्वाइन करना है, वो मैं कर लूँगा। तो आप लोग इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप सीक्वल को मतलब क्रैक कर दोगे इंटरव्यू को। ये है, इसके अलावा मैंने कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस बताए हुए हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल के साथ में है, वो आप देख लीजिएगा, आपका सीक्वल में निकल जाएगा। तो टेम्पररी टेबल क्या होते हैं, टेम्प टेबल रिजल्ट कैन बी यूज्ड बाय द मल्टीपल यूजर, बट इन केस ऑफ टेबल वेरिएबल, a table variable can be used by the current user only।
सेकंड पॉइंट है वी कैन क्रिएट टाइम टेबल यूजिंग क्रिएट टेबल एंड सेलेक्ट इनटू कमांड। दो तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो एक तो हम लोग क्रिएट टेबल जो जैसे नॉर्मल टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, और सेलेक्ट इनटू कमांड का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ टेबल वेरिएबल वी कैन ओनली डिक्लेयर ए टेम्पररी वेरिएबल ओनली बाय यूजिंग द डिक्लेयर स्टेटमेंट। डिक्लेयर स्टेटमेंट के थ्रू जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल सिक्वल में डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम इसको करते हैं। लेकिन बस ये क्या है कि ये पूरे के पूरे टेबल को मतलब टेबल को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। हम लोग कभी भी टेबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो सेम एज द टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। मान के चलो एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास में, 2 कॉलम है उसमें, एम्प्लॉय आईडी नेम। तो हम लोग जब वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे करेंगे डिक्लेयर वेरिएबल का नेम, उसके बाद में हम लोग उसमें 2 कॉलम डिफाइन कर देंगे, 2 वैल्यू डिफाइन कर देंगे @नेम और वैल्यू करके, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन बी ड्रॉप एंड ट्रंकेट। टेम्परेरी टेबल को हम लोग ड्रॉप और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमें टेबल वेरिएबल को हम लोग ड्रॉप और डिलीट नहीं कर सकते हैं यूजिंग द डिलीट कमांड। अब टाइम टेबल सपोर्ट द फॉरेन की कंस्टेंट। टाइम टेबल में, टेम्परेरी टेबल में जो है फॉरेन की कंस्टेंट हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी टेबल वेरिएबल में नहीं हो सकता। टाइम टेबल सपोर्ट रोल बैक। टाइम टेबल में रोल बैक हो सकता है, लेकिन टेबल वेरिएबल डज नॉट सपोर्ट द रोल बैक। नेक्स्ट है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टोर प्रोसीजर एंड द फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे मैं बता रहा हूँ, ये मुझसे 10 में से 10 इंटरव्यू में पूछा गया है। ये 8 तो छोड़िए, 10 में। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग स्टोर प्रोसीजर पे बात करेंगे, है ना। तो अब देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या है, फंक्शंस मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। तो फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा। लेकिन इन केस ऑफ स्टोर प्रोसीजर मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यूज, ठीक है। मतलब या तो वो करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे ऊपर रहती है, क्योंकि हमें जब वैल्यू रिटर्न करानी होती है स्टोर प्रोसीजर हम करा लेते हैं, वरना वो नहीं भी करता है तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नाउ वी कैन कॉल यूजर डिफाइंड फंक्शन विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे हम लोग सिलेक्ट, ठीक है ना, काउंट करते हैं, काउंट फंक्शन यूज करते हैं, और भी फंक्शन यूज करते हैं सिलेक्ट के साथ में, जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ में भी उसी टाइप से यूज कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्टोर प्रोसीजर उसे हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज नहीं कर सकते। यूजर डिफाइंड अलाउज ओनली द सिलेक्ट स्टेटमेंट, है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन जब भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग उसके अंदर केवल और केवल सेलेक्ट क्वेरी ही यूज कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट ये वाली यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम लोग सेलेक्ट के साथ साथ डीएमएल स्टेटमेंट, डिलीट, है ना, डीएमएल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट हम लोग यूज कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर। अब फोर्थ पॉइंट है यूडीएफ सपोर्ट्स ओनली इनपुट पैरामीटर। फंक्शंस के साथ में हम लोग केवल और केवल इनपुट पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं, और स्टोर प्रोसीजर में हम लोगों के पास में दोनों हो सकता है, ठीक है ना, इनपुट एज वेल एज द आउटपुट पैरामीटर। अब वी कैन नॉट यूज द ट्राई कैच स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन। तो फिफ्थ पॉइंट है ये। अब हम लोग, लेकिन हम लोग ट्राई कैच स्टेटमेंट स्टोर प्रोसीजर के साथ में यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखो छठवां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट अलाउज टेबल वेरिएबल बट नॉट अलाउ टैम्प टेबल्स। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर हम लोग टेबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी टेबल का यूज नहीं कर सकते। कोई पूछे क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि टेम्पररी टेबल का यूज जो होता है ना वो मोस्टली होता है कि आप कुछ किसकी काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट, इस टाइप के ऑपरेशंस के लिए हम लोग टेम्पररी टेबल का यूज़ करते हैं। और जबकि स्टोर प्रोसीजर, जबकि फंक्शन में हम लोग केवल और केवल सेलेक्ट स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें टेम्पररी टेबल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्टोर प्रोसीजर में क्या है, स्टोर प्रोसीजर में हम लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं, टेबल वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं और टेम्पररी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है फंक्शंस कैन नॉट कॉल स्टोर प्रोसीजर। फंक्शन स्टोर प्रोसीजर को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इजीली। जब भी आप स्टोर प्रोसीजर पे काम करते हैं तो आपको पता होगा, ए यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी यूज्ड इन द जॉइन क्लाउज एज अ रिजल्ट सेट।
तो जॉइन क्लाउज के साथ में एज अ रिजल्ट सेट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग जहाँ भी हम लोगों को क्रॉस अप्लाई यूज़ करना रहता है ना, जो अप्लाई स्टेटमेंट, जब अप्लाई को हम लोग यूज़ करते हैं, क्रॉस अप्लाई आउटर अप्लाई, वो दोनों को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जॉइन क्लाउज जो जॉइन लगाते हैं वो हम लोग फंक्शंस के साथ में लगा सकते हैं, बट स्टोर प्रोसीजर के साथ में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 9th क्वेश्चन है हमारा। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रंकेट एंड द डिलीट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो पहला क्या है, ट्रंकेट इज द डीडीएल कमांड, जबकि डिलीट क्या है, डिलीट इज द डीएमएल कमांड। ट्रंकेट is executing using a table log and whole table is logged for remove all records। तो ट्रंकेट क्या है, ट्रंकेट जब एग्जीक्यूट करता है तो वो टेबल को लॉक कर देता है, टेबल को लॉक कर देता है और टेबल के सारे रिकॉर्ड को वो रिमूव कर देता है। बट इन केस ऑफ द डिलीट स्टेटमेंट ये रो लॉक होता है और ईच रो इन द टेबल इज लॉक्ड फॉर डिलीशन, मतलब हर एक रो डिलीशन के लिए लॉक्ड हो जाती है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, वी कैन नॉट यूज वेयर क्लाउज विद द ट्रंकेट। हम ट्रंकेट के साथ में वेयर क्लाउज यूज नहीं कर सकते, लेकिन डिलीट के साथ में हम लोग टेबल वेयर क्लाउज यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए, है ना। फिल्टर करेंगे फिर उसके बाद फिल्टर्ड रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। परफॉर्मेंस वाइज ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट but cannot use with the indexed performance wise the truncate is a faster than the delete, and performance wise the delete is a slower than the truncate, and cannot use the truncate cannot used with the indexed view but delete is used with the index view। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसके बाद में इसको बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो कल बाकी क्वेश्चन बताएंगे। नाउ व्हाट इज इंडेक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। तो क्या है, एन इंडेक्स इज अ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड ऑफ अलाउइंग फास्टर रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड है एसक्यूएल सर्वर का, जो हमें अलाउ करता है किसी भी रिकॉर्ड को फास्टर रिट्रीवल के लिए, है ना। बाकी दूसरी डेफिनेशन है, इंडेक्सेस आर यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस टू क्विकली रिट्रीव द डेटा। जब भी हमें डेटा की क्विकली रिट्रीव करने की जरूरत पड़ती है तो उस केस में हम लोग इंडेक्सेस यूज करते हैं। दो टाइप की होती है, क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। डिफरेंस पे बात करते हैं इसके पे, है ना। तो क्लस्टर इंडेक्स विल अरेंज द रोज फिजिकली इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है ना, क्लस्टर इंडेक्स जो है वो रोज को फिजिकली अरेंज करती है इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स विल नॉट अरेंज द रोज फिजिकली इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो डेटा को अरेंज नहीं करती है मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में, सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स विल बी फास्ट इन सर्चिंग फॉर द रेंज ऑफ द वैल्यू। जहाँ पे वैल्यू रेंज में, जो मतलब रिकॉर्ड जो टेबल की वैल्यू रेंज में अवेलेबल होती है, उसको मतलब सर्च करने में ये बहुत तेजी दिखाती है। मान के चलो एक प्राइमरी की है, एक टेबल है जिसमें हमारे पास में 1 लाख रिकॉर्ड है और हमें 99,999 वाला रिकॉर्ड हमें सर्च करना है। और क्योंकि ये क्या करेगी कि सॉर्ट करके रखेगी अपने पास, और ये बी ट्री को मेंटेन करती है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरा आप 4 मंथ का कोर्स जो मैंने शुरू किया हुआ है उसको आप देखिएगा, उसकी वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है ना, वहाँ पे मैंने पूरा समझाया हुआ है कि कैसे ये सर्चिंग करती है। बी ट्री मीन्स बाइनरी ट्री होती है डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। ठीक है, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मतलब जहाँ पे वैल्यू रेंज में है वहाँ तो क्लस्टर्ड इंडेक्स काम करेगी आपकी, और जहाँ वैल्यू रेंज में नहीं है वहाँ पे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स काम करेगी। पूछते हैं इंटरव्यू में आपसे, जब डिफरेंस पूछेंगे तो बोलेंगे कि भाई क्लस्टर्ड इंडेक्स कब यूज़ करनी चाहिए, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स कब यूज़ करनी चाहिए, तब आप बताओगे ये चीज़ें कि जब डेटा रेंज में है तो वहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स फास्ट होगी तो हमें क्लस्टर्ड इंडेक्स यूज़ करना चाहिए, है ना। अब कुछ कुछ पूछ लेते हैं, हाउ मेनी इंडेक्सेस वी कैन क्रिएट, क्लस्टर इंडेक्स वी कैन क्रिएट। हम लोग एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉन क्लस्टर इंडेक्स हम लोग 999 इंडेक्स पर टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ है, लीफ नोड ऑफ बी ट्री ऑफ क्लस्टर्ड इंडेक्स कंटेन्स द टेबल डेटा। जो बी ट्री पे है
क्लस्टर इंडेक्स का, वहाँ पे वो डेटा को कंटेन करता है, टेबल डेटा को कंटेन करता है। बट इन केस ऑफ नॉन क्लस्टर इंडेक्स, तो यहाँ पे जो लीफ नोड ऑफ बी ट्री ऑफ नॉन क्लस्टर इंडेक्स कंटेन्स पॉइंटर्स टू गेट द टेबल डेटा। तो यहाँ पे वो पॉइंटर को गेट करता है। मैंने ये भी समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको देखिएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये था डिफरेंस और ये थी इंडेक्सेस। तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस ठीक है गाइस, क्योंकि ये नहीं तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। और जो भी बंदे नए हैं भाई, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना, जैसे थोड़ा सा जोश आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए ग्रेट डे। हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज ये इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो मतलब 10 क्वेश्चन हमने देखे थे, टॉप 10 क्वेश्चन। अब फिर मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताऊंगा, है ना, जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, जो मुझसे पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ में। जो रिसेंटली इंटरव्यू मैंने दिया उसके बेसिस पे मैंने ये पूरे इंटरव्यू क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैंडिडेट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्या होता है कैंडिडेट की। ए कैंडिडेट की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या है, ये कॉलम होता है या फिर कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। कॉलम का कॉम्बिनेशन मतलब जैसे कि हमें कोई कैंडिडेट की डिफाइन करनी है, मान के चलो हमारे पास में 2 कॉलम है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। अब दोनों ही मतलब आपके यूनिक कॉलम्स होते हैं, यूनिक वैल्यू इनमें स्टोर होती है। तो उस केस में अगर हम दोनों को बनाना चाहें तो दोनों को कंबाइन करके एक कैंडिडेट की हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो वैसा जो यूनिक की होती है उसी को हम लोग एक कैंडिडेट की के रूप में भी बोलते हैं। लेकिन लोग पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कैंडिडेट की, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो कैंडिडेट की इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल की, डोमेन की और द बिजनेस की। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछेगा कि नेचुरल की क्या होती है, डोमेन की क्या होती है, और वो पूछ सकता है कि बिजनेस की क्या होती है। तो वो मतलब ये बोल रहा है, तो मतलब है कि वो कैंडिडेट की ही बात कर रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें इस की के लिए, तो जो हमारे पास में ये एम्प्लॉय एसएसएन है, ये वाला कॉलम, एम्प्लॉय एसएसएन वाला कॉलम, तो ये हमारा एक कैंडिडेट की है। ठीक है, ये यूनिक है, यूनिक की है, वही सेम ही हमारा कैंडिडेट की ही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा मैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कास्ट एंड द कन्वर्ट ऑपरेटर। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2-3 इंटरव्यूज में मुझसे पूछा गया है ना, तो इसीलिए मैंने रखा। तो द कास्ट फंक्शन used to convert a data type variable or the data from one data type to another data type। ठीक है, तो the cast function provides a data type to dynamic parameter क्वेश्चन मार्क और द नल। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो कास्ट पैरामीटर है, जो कास्ट फंक्शन है, वो एक डेटा टाइप से जब दूसरा डेटा टाइप में हमें कोई भी वेरिएबल को कन्वर्ट करना रहता है, तो वहाँ पे हम लोग कास्ट पैरामीटर यूज़ करते हैं। जैसे डेट को कास्ट करते हैं, यूजुअली हम लोग कास्ट करके डेट को स्ट्रिंग की फॉर्म में जब एसक्यूएल में सर्च करते हैं कुछ भी रिकॉर्ड बाय द डेट, तो हम कास्ट या कन्वर्ट का ऑप्शन यूज करते हैं। तो मोस्टली कास्ट यूज होता है ना। और द कन्वर्ट फंक्शन कैन डिस्प्ले डेट टाइम डेटा इन वेरियस फॉर्मेट। मतलब अगर स्पेशली आपको केबल डेट टाइम को चेक करना है, केबल डेट टाइम का यूज करना है और फॉर्मेट को चेंज करना है, तो उस केस में हम लोग कन्वर्ट यूज करते हैं। व्हेन यू कन्वर्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम वन डेटा टाइप, one type to another type, there will often be a need within a stored procedure or another routine to convert data from a date time data to a varchar। मोस्टली जैसे हमें चेक करना है, आज की डेट का डेटा मुझे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर डेट टाइम। तो डेट टाइम को कैसे करेंगे, कन्वर्ट डेट टाइम, और फिर ये सिंटैक्स हम लोग यूज करेंगे, डेट टाइप डेटा टाइप की लेंथ, जैसे वेर कैर उसके साथ में लेंथ देना है। एक्सप्रेशन हमें यहाँ पास करना है, एक्सप्रेशन मतलब जो जिसको हमें चेंज करना है, मतलब डेट को चेंज करना है, मतलब डेट कॉलम को चेंज करना है, उसके साथ में स्टाइल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे कि मतलब किस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए। तो इस वजह से एक कन्वर्ट यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड द वेर कैर। तो कैर वेर कैर, तो कैर क्या है, इट इज अ फिक्स लेंथ डेटा। देखो कैर होता है जब भी हमें करेक्टर इंसर्ट करना रहता है, वेर कैर होता है जब हमें करेक्टर की जगह पे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। मतलब अगर मुझे एन इंसर्ट करना है तो मैं कैर लूंगा, ठीक है, मुझे नीरज इंसर्ट करना है तो मैं वहां पे वेर कैर लूंगा।
यूज टू स्टोर नॉन यूनिकोड करेक्टर्स, दोनों में सेम ही है, ठीक है ना। वो 1 बाइट लेता है स्पेस, ये भी 1 बाइट ही लेता है करेक्टर, ठीक है। पूछ लेते हैं लोग इन क्वेश्चंस को, ये ऐसे क्वेश्चन जो पूछे थे। कमिट एंड रोल बैक ये काफ़ी जगह आपको पूछा जाएगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब 10 में से आपसे मान के चलिए 3 या 4 इंटरव्यूज़ में ये कुछ पूछा जाएगा। जब मैंने कल ही बताया था कि जब इंटरव्यू के पास में कोई क्वेश्चन नहीं रहते, आप सारा बता चुके होते, तो फिर वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो कमिट इज़ यूज फॉर परमानेंट चेंजेस, कमिट जो है परमानेंट चेंजेस के लिए होता है। When we use commit in any query, the change made by that query will be permanent and visible, and we can't roll back after the commit. देखो सिंपल समझो। जब भी हम लोग इंसर्ट अपडेट या डिलीट करते हैं किसी भी टेबल पे, मान के चलो हमारा प्रोडक्शन डेटाबेस है, प्रोडक्शन डेटाबेस पे हमें कुछ मैनुअली चेंज करना है, मान के चलो कुछ रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसे इंसर्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बिगिन ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन को बिगिन करेंगे, और उस ट्रांजेक्शन बिगिन के साथ में हम लोग उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम लोग अपने डेटा को चेक करते हैं कि डेटा जो है वो प्रॉपर स्टोर हुआ है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर स्टोर नहीं हुआ है तो हम उस केस में रोल बैक कर लेते हैं, रोल बैक लिखेंगे और उस पर क्लिक करके उसे एग्जीक्यूट कर देंगे रोल बैक को। इन केस मतलब अगर हमें लगा कि डेटा सही है तो हम उसे कमिट कर देंगे, कमिट करने के बाद में फिर वो रोल बैक नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा कैसे होता होगा रोल बैक, वो डीबीए का काम है, आपका काम बस इतना है। जब भी आप सपोर्ट में जाएंगे, सपोर्ट प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, बिगिन ट्रांजेक्शन नेम हम यहाँ पे देते हैं, फिर कमांड फॉर ऑपरेशन मतलब जो इंसर्ट अपडेट डिलीट हम वो देते हैं, फिर हम लोग कमिट करते हैं ट्रांजेक्शन को, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जो नेम हमने दे रखा है। और रोल बैक इज यूज टू अनडू द चेंजेस, रोल बैक मतलब चेंजेस को अनडू करने के लिए, मतलब पुरानी क्या बोलते हैं स्टेट पे वापस आने के लिए होता है, ठीक है। रोल बैक के लिए वही बिगिन ट्रान, फिर कमांड ऑपरेशन, उसके बाद रोल बैक कर सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काउंट एंड द काउंट बिग। ये क्वेश्चन बस मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे रख दिया है, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो काउंट फंक्शन रिटर्न द वैल्यू दैट द डेटा टाइप इज इंट। जब भी हम लोग काउंट नहीं करते, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल, तो काउंट स्टार क्या है, वो काउंट करके बता देता है कि हमारे पास इतने रिकॉर्ड है ना। मान के चलो हमारे पास में 10 लाख 20 लाख के करीब रिकॉर्ड है, मतलब जहाँ पे काउंट फंक्शन हमारा काम ना करे तो वहाँ पे हम लोग काउंट बिग यूज कर लेते हैं, ये हमें बिग इंट रिटर्न करता है ना। वो फॉर्मेट सेम ही है, काउंटर उसका, सॉरी मैं दिखा देता हूँ, काउंटर उसका फॉर्मेट जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस अप्लाई एंड द आउटर अप्लाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका यूज कहाँ होगा मैं आपको बताऊंगा इसमें, है ना। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सो द क्रॉस अप्लाई रिटर्न्स ओनली रोज फ्रॉम द आउटर टेबल दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट सेट फ्रॉम द टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो जहाँ भी हम लोग टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या रहते हैं, वो फंक्शन जो टेबल फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करते हैं उसको हम लोग टेबल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। तो क्या हुआ कि मान के चलो हमने कुछ ऑपरेशन किया, कुछ मतलब कुछ फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें सम काइंड ऑफ ऑपरेशन किए, उसने क्या किया, एक टेबल रिटर्न की। अब उस टेबल को हमें चेक करना है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल में जो डेटा है उससे हमें वेरीफाई करना है डेटा को। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्रॉस अप्लाई यूज करेंगे। तो क्रॉस अप्लाई वैसे ही काम करेगा जैसे इनर जॉइन काम करता है। अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आगे मैं इसको मतलब पढ़ा दूंगा, है ना। तो उस केस में हम लोग क्रॉस अप्लाई यूज करते हैं, ठीक है। याद रखना फंक्शन की कंडीशन, जब फंक्शन टेबल वैल्यू रिटर्न करे और किसी भी कंडीशन को हमें चेक करना हो अपनी करंट टेबल से, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्रॉस अप्लाई यूज करते हैं। तो इसका लॉजिक यही है, ये लिखने का तरीका है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये इधर रहेगी टेबल, इसके बाद में क्रॉस अप्लाई और यहाँ पे रहेगा आपका फंक्शन। ये वैसे ही मैंने मतलब टेबल लिख रखा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, बट एक्चुअल में ये एक फंक्शन रहता है, ठीक है। आउटर अप्लाई क्या होता है, आउटर अप्लाई सेम ही है, जैसे जो क्रॉस अप्लाई काम करता है वही आउटर अप्लाई करता है, लेकिन जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन काम करता है उसके सिमिलर होता है आउटर अप्लाई, और क्रॉस अप्लाई किसके सिमिलर रहता है, इनर ज्वाइन के सिमिलर, ठीक है। तो वो ये है इसका सिंटैक्स,
ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन वगैरह लिखने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीटी। ये बहुत आम क्वेश्चन है, आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैंने जो मतलब लिखा है ना वो एकदम ही अलग है। ठीक है, आप किताबी पढ़ लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, आपको सही से मतलब क्वेश्चन कंटेंट नहीं मिलेगा याद करने के लिए। एक और मेरी मतलब रिकमेंडेशन है आपको कि जैसे आप अगर मेरे क्वेश्चंस अगर लिखते हैं तो आप रेगुलर इनका रिवीजन ही करिए, है ना। कुछ एक्स्ट्रा मत देखिए, कुछ एक्स्ट्रा आप जैसे मतलब लॉजिक आप देख लीजिए, जैसे मतलब कि कुछ जैसे मेरे क्वेश्चन से नहीं समझ में आया आप गूगल करके या यूट्यूब करके चेक कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी पोर्शन जो है ना वो आप किसी एक का ही फॉलो कीजिए। उससे क्या रहेगा कि जैसे आप इंटरव्यू देना शुरू करेंगे या नहीं भी देना शुरू करेंगे, 10 दिन तक आप रिवीजन करते रहेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो याद हो जाएंगे, जब आप दूसरा किसी का कंटेंट उठाएंगे तो वो चीज़ें क्या है ना फिर दोबारा से आपको ये याद करना पड़ेगा। और भाई सीधी बात है, आप भले हिंदी मीडियम से हो या किसी भी मीडियम से रहे हो, ठीक है ना, आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है और इंग्लिश में ही डेफिनेशंस बोलनी है, तो याद रखिएगा। ठीक है। अब है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ टेम्पररी रिजल्ट सेट। तो क्या करता है सी टी, वो एक टेम्पररी रिजल्ट सेट को रिटर्न करता है। ठीक है, सी टी ई इज प्रिफेयर टू यूज एन अल्टरनेटिव टू अ सब क्वेरी और द व्यू। मतलब सब क्वेरी और व्यू का ये अल्टरनेट होता है। सी टी कैन बी यूज फॉर बोथ सेलेक्ट एंड द डी एम एल स्टेटमेंट। सी टी ई में हम लोग सेलेक्ट भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज डी एम एल इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यूज कब करना है। ये क्वेश्चन सभी पूछेंगे कि भाई सीटी ही है तो यूज कब करना है। तो कब यूज करना है, पहला है क्रिएट अ रिकर्सिव क्वेरी, जहां हमें रिकर्सिव क्वेरी की जरूरत पड़ती है। रिकर्सिव क्वेरी मतलब जो खुद को ही कॉल करे, है ना। वो होता है रिकर्सिव क्वेरी। तो जहां रिकर्सिव क्वेरी की जरूरत हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सीटी। बाकी सीटी के रियल टाइम एग्जांपल्स भी मैंने बता रखे हैं, जैसे मतलब डिलीट डुप्लीकेट रोज, इसमें हम लोग रिकर्सिव क्वेरी का यूज करते हैं। और आपका जब हमें वो निकालना रहता है, क्या बोलते हैं, टॉप एंड रिकॉर्ड्स निकालने रहते हैं, टॉप एंड सैलरी निकालनी होती है, वहाँ भी यूज़ करते हैं। सेकंड है अल्टरनेट फ्रॉम अ व्यू व्हेन द जनरल यूज ऑफ ए व्यू इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का है अल्टरनेट ऑफ व्यू। व्यू का अल्टरनेट होता है, व्यू का अल्टरनेट कैसे होता है, मान के चलो हमें एक नॉर्मल व्यू क्रिएट करना है, दो टेबल पे क्रिएट करना है, इजीली ज्वाइन लगा के हम एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सीटी जहाँ पे हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट इस टाइप के ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं, तो वो हम व्यू में परफेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन सीटीई में हम लोग परफेक्टली कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग सीटीई यूज करेंगे। अब एक इसका एग्जाम्पल है, ये मैंने एग्जाम्पल बता रखा है कि कैसे सीटीई काम करता है। तो विद सीटीई इस टाइप से लिखेंगे एज, फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट सीटी। इस सीटीई को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम सिलेक्ट करेंगे ना तो ये वही रिजल्ट सेट देगा, फिर हमें केवल यही चलाना है, तो ये रिजल्ट हमें देता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज कर्सर। ये थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि मुझसे एक बार पूछा था, उसमें भी मैंने बोल दिया था भाई मुझे नहीं आता, मैंने काम ही नहीं किया कर्सर पे। ठीक है ना, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ए कर्सर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट अलाउ अस टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट रोज फ्रॉम अ रिजल्ट सेट वन एट ए टाइम। ठीक है ना, वन एट ए टाइम। जो डेटाबेस में जो कर्सर है वो एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है दैट अलाउ, जो अलाउ करता है टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट द रोज फ्रॉम अ रिजल्ट सेट one at a time. So the cursor are useful when you need to perform operations on each row of a result set one rather than on the set as a whole. तो वन बाई वन ये वन बाई वन रो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इसीलिए कर्सर का यूज होता है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कर्सर। कर्सर मतलब कई टाइप के हैं, फॉरवर्ड ओनली, स्टैटिक कर्सर, डायनेमिक कर्सर और की सेट ड्रिवन कर्सर। ठीक है, तो ये चार टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं फॉरवर्ड ओनली कर्सर। दीज कर्सर अलाउ यू टू मूव थ्रू अ रिजल्ट सेट ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कर्सर के लिए, जहां भी आप डेटाबेस डेवलपर के लिए जॉब सर्च करने जा रहे हैं, वहां पे आपसे कर्सर पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आप एज ए डॉट नेट डेवलपर जा रहे हैं या फिर एज ए सपोर्ट जा रहे हैं,
वहाँ हो सकता है कि आपसे कर्सर पूछे ही ना, और पूछेगा भी तो आप ये भी मना कर सकते हैं कि भाई मुझे नहीं आता कर्सर पे, मैंने कभी काम नहीं किया, तो वो चल जाएगा। लेकिन एज ए एसक्यूएल डेवलपर आपको कर्सर पता होना चाहिए, है ना। तो अगला है स्टैटिक कर्सर। सो दीज कर्सर्स क्रिएट अ स्टैटिक कॉपी ऑफ द रिजल्ट सेट इन TempDB which can be useful when you need to perform multiple operations on the सेम डेटाबेस। ये अपने रिजल्ट सेट को टेम्परेरी टेबल में स्टोर करता है, और वहाँ पे जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं सेम डेटा पे, वो हम कर सकते हैं। डायनामिक कर्सर, अब देखो ये जो कर्सर है ना, इसका रिप्लेसमेंट है टेम्परेरी टेबल। जो हम लोग कर्सर से कर सकते हैं वो हम टेम्परेरी टेबल से भी कर सकते हैं। ज़्यादा मुझे नहीं पता, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो दोनों में, कर्सर में और टेम्परेरी टेबल में, उतना मुझे आइडिया नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। डायनामिक कर्सर, दीज कर्सर्स आर अपडेट देयर रिजल्ट सेट एज ए चेंजेस अकर टू द अंडरलाइंग डेटा। ठीक है, फिर है की सेट ड्रिवन, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें जब बंदा कर्सर पूछता है तो कर्सर से आपका लाइफ साइकिल पूछता है कर्सर की। तो कर्सर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट एंड एग्जीक्यूट ऑन द डेटाबेस सर्वर इटसेल्फ। ठीक है, ए कर्सर लाइफ साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला है डिक्लेयर अ कर्सर, कर्सर को डिक्लेयर करते हैं। दूसरे में हम लोग ओपन अ कर्सर, कर्सर को ओपन करते हैं। फिर फैच अ कर्सर, कर्सर को फैच करते हैं। फिर हम लोग क्लोज करते हैं कर्सर को, और फिर हम लोग कर्सर को डी एलोकेट करते हैं। जैसे वही है, टेम्परेरी टेबल का काम करते हैं, क्रिएट करेंगे, फिर उसमें डेटा स्टोर करेंगे, उसके बाद में हमें उसे ड्रॉप कर देते हैं। सेम ही कर्सर का है, लेकिन कर्सर में ये मतलब 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, ये आप रट लीजिएगा। वो जब कर्सर के बारे में पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा। तो ये है भाई कर्सर का एग्जाम्पल, एक मैं बता देता हूँ, है ना। तो ये है कर्सर। तो कर्सर को पहले डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेयर, ये रहा कर्सर, इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करने के बाद में कर्सर को ओपन करेंगे, फैच करेंगे, फैच करने के बाद में ये रहा, फिर फैच नेक्स्ट, फिर क्लोज कर देंगे कर्सर को। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो जब भी आप जैसे डेटाबेस डेवलपर के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे मोस्टली एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि भाई मुझे बताओ कि कर्सर कैसे काम करता है, एक कर्सर का एग्जाम्पल दे के बताओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। कल मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग कराएंगे और जल्दी से जल्दी इसको निपटा देंगे। तो जो भी बंदे नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और ये ना कोड फॉर जॉब चैनल है, और ये केवल उनके लिए है भाई जिनको जॉब नहीं मिली है। वो लोग जो 4-5 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, शायद मैं उनकी कोई हेल्प ना कर पाऊँ, क्योंकि भाई डेटाबेस में मुझे उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे उतना आता है जितना एक .NET डेवलपर को चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। तो कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, आज हम 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में मतलब 2 वीडियोस मेरी और आएंगी इस वीडियो के अलावा। उसमें क्या है कि पूरे 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आप मतलब डेफिनेटली कहीं भी इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस लगाते हैं और आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर जो मैंने 90 डेज का कोर्स कराया है और उतना आपको सीक्वल आता है, तो उसके बाद आप इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिए। आप जितने ज़्यादा इंटरव्यू देंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रिमेंबर द वन थिंग, चाहे आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर आपकी सीक्वल प्रोफाइल नहीं है, ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, इमीडिएट ज्वाइनिंग पे इंटरव्यू दीजिए। इमीडिएट ज्वाइनिंग पे आप इंटरव्यू देते हैं, आपके पास में कॉल्स बहुत सारी आएंगी। आप इमीडिएट ज्वाइनिंग पे नहीं देते हैं तो आपके पास में ना के बराबर कॉल आएंगी, क्योंकि मार्केट का स्टैंडर्ड भाई चेंज हो चुका है। और उसमें ना लोग ये मानते हैं इमीडिएट ज्वाइनर। मैं पिछले 45 डेज से इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे पास में ना ढंग की कॉल्स आती थी, और जो इंटरव्यू लेने आते थे ना वो भाई रुला लेते थे। मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी फालतू की चीज़ें। और जब मेरा नज़दीक आया, 15 डेज बचे हुए थे ज्वाइनिंग के, मतलब नोटिस पीरियड के, उस समय मेरे पास कॉल्स आना शुरू हुए, और मेरे पास 7 से 8 ऑफर लेटर आ चुके हैं ऑलरेडी। और कुछ मतलब 7 से 4 या 5 अभी और भी पाइपलाइन में है। हालांकि मैं उनको नहीं एक्सेप्ट करने वाला, क्योंकि मैंने एक चूज़ कर लिया है जो मुझे वर्क फ्रॉम होम ही दे रहा है, तो वो मैं करूँगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर इंटरव्यू कहीं भी जॉब भी कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू देना शुरू कीजिए, और इमीडिएट ज्वाइनिंग पे देना शुरू कीजिए।
उससे क्या रहेगा, आपकी एक प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। जैसे ही आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई और इधर बीच आप कहीं भी कोई भी ऑफर पाते हैं इमीडिएट ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको ये ऑप्शन दे देंगी कि भाई कुछ नहीं, आप एक काम करो, इमीडिएट ज्वाइन कर लो, जब तक करते रहना, और उसके बाद में आप अपनी कंपनी में रिजाइन डाल दो, और फिर रिजाइन देके आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लेना प्रॉपर। ठीक है ना। वो ऑप्शंस भी लोग दे देते हैं आज के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का है क्वेश्चन पहला हमारा, व्हाट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि किसी ने पूछा नहीं मुझसे, ज़्यादातर तो स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस में डिफरेंस ही पूछ लेते हैं। बाकी का लोग पूछ लेते हैं एक्चुअल फंक्शंस की हमें नीड क्या रहती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट एक्सेप्ट पैरामीटर्स, डज एक्शंस एंड रिटर्न द रिजल्ट। देखो, फंक्शंस का केवल सिंपल होता है, एक बिल्डिंग एक मतलब ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में हम कुछ लॉजिक लिखते हैं और उस लॉजिक का यूज हम आने वाली जगह पे कर लेते हैं। तो वही ये सेम है, एक फंक्शन होता है, उसको हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके उस ब्लॉक को, अगर उस जो भी हमें रिकरिंग प्रॉब्लम आती है, जैसे मान के चलो मुझे ना एक यूएस के लिए सिक्वल एक कंडीशन बनानी है कि भाई हाँ, मैं मान के चलो ईमेल सेंड कर रहा हूँ, है ना। ईमेल सेंड करने का मेरा प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि यूएस में जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम जोन है, तो मैं ये चेक करूंगा कि भाई अगर न्यूयॉर्क टाइम जोन है तो न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे मेल जाए, जब वहाँ पे दिन सुबह के 10 बजे। ऐसे ही कैलिफोर्निया है, अब जहाँ पे न्यूयॉर्क में सुबह 8 बजे ही आपको 10 बज जाएंगे, मतलब इंडिया के 8 बजे शाम को, वहाँ पे सुबह के 10 बज जाएंगे। वहीं न्यूयॉर्क में इंडिया के शायद 9 मतलब 10 या 11 बजे जाके आपके 8 बजेंगे। तो मुझे टाइम जोन के हिसाब से करना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, है ना। एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और जब मैं डेटा को प्रोसेस करूँगा तो उस फंक्शन से मैं उस डेटा को एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो वो फंक्शन से क्या है ना, वो लॉजिक लगाएगा और उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना शुरू कर देगा जो टाइम जोन के अकॉर्डिंग डिफाइन होंगे। तो ये होता है एक्चुअल यूज होता है फंक्शन का। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो हम क्रिएट करते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं वो मैं बता दूं। फंक्शन ओनली वर्क विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। फंक्शंस कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन एसक्यूएल विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। फंक्शंस कंपाइल एवरी टाइम। फंक्शन हर टाइम उसे कंपाइल, जब भी उसे एग्जीक्यूट करेंगे वो कंपाइल करना पड़ेगा। फंक्शंस मस्ट रिटर्न अ वैल्यू और द रिजल्ट। फंक्शन या तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर टेबुलर फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शंस ओनली वर्क विद द इनपुट पैरामीटर। फंक्शन केवल इनपुट पैरामीटर के साथ काम करेगा, आउटपुट पैरामीटर के साथ नहीं करेगा। ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट्स आर नॉट यूज इन अ फंक्शंस। ठीक है। अब फिर है यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या, कितने टाइप के होते हैं। स्केलर फंक्शन, टेबल वैल्यूड फंक्शन, दो टाइप के होते हैं। इसमें टेबल वैल्यूड में इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होता है और मल्टी स्टेटमेंट वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, गिव मी 2 मिनट गाइस, जरा एक कॉल आ रही है वो पिक कर लूँ मैं। तो ये थे गाइस फंक्शंस, पहला पार्ट था फंक्शंस। टाइप हो गए हमारे, क्योंकि टाइप तो कोई भी पूछ लेता है भाई कितने टाइप के होते हैं। ये मतलब 2 ईयर एक्सपीरियंस में जब आप जाएंगे तो ये नॉर्मल चीजें पूछेंगे। अब स्केलर फंक्शन क्या रहते हैं, वो फंक्शन जो केवल मतलब जो केवल एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। मान के चलो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल, तो वो काउंट रिटर्न करेगा, तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा, तो वो होता है स्केलर। ए स्केलर यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्सेप्ट जीरो और मोर पैरामीटर एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। The return type of a scalar function is any data type except text and text, image, cursor and timestamp. Scalar function can be used in a where clause of the SQL query. स्केलर फंक्शन जैसे काउंट है, मैक्स है, ये सब स्केलर फंक्शंस होते हैं, है ना। और इनको हम लोग वेयर क्लाउज के साथ भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट के साथ तो यूज करते ही हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है क्रिएट अ फंक्शन। एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, गेट स्टूडेंट, और हमने इसमें रोल नंबर ले रखा है ना, इंटीजर टाइप का। एज रिटर्न, रिटर्न स्टेटमेंट हमने दे दिया, वेयर कैर 50 वैल्यू रिटर्न करेगा ये। अब रिटर्न किया हमने, अब यहाँ पे क्या गया, सिलेक्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दिस, तो हम लोग स्टूडेंट का नेम रिटर्न कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो टेबल वैल्यूड फंक्शन टेबल वैल्यूड फंक्शन एक्सेप्ट जीरो और द मोर पैरामीटर एंड रिटर्न अ टेबल वेरिएबल। ठीक है ना, पहले वो क्या कर रहा था, वो केवल एक सिंगल नेम रिटर्न कर रहा था, लेकिन ये पूरा का पूरा
टेबल रिटर्न करेगा। ये दो टाइप के होते हैं, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या करते हैं, एन इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट दैट मस्ट बी अ सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट होगी जो सिलेक्ट होगी, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी बिकम्स द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयर इज नो नीड फॉर द बिगिन एंड ब्लॉक, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी देखो ये रहा, अब ये सिंगल स्टेटमेंट ही इसमें काम करेगा, सॉरी सिंगल स्टेटमेंट ही इसमें काम करेगा ये टेबल वैल्यूड फंक्शन में। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, ये मल्टी स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। तो जैसे सिलेक्ट इंट, अब जैसे मान के चलो हमने ज्वाइन लगा दिया टेबल में, है ना, मतलब मोर देन वन टेबल भी ये रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शंस का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन एंड हाउ टू प्रिवेंट। जब भी आप एसक्यूएल डेवलपर के लिए जाएं या डॉट नेट डेवलपर के लिए जाएं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या और उसको उससे हम लोग अपने सीक्वल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस। एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक। जो जो वेबसाइट को हैक करते हैं उसमें मोस्ट हैकिंग टेक्निक है ये एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन इज द प्लेसमेंट ऑफ malicious कोड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट वाया द वेब इनपुट। तो वेब इनपुट से ये कैसे काम करता है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। कि मान के चलो हमारे पास में एक फील्ड है नेम की। जैसे वेबसाइट में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम एक फॉर्म भरते हैं तो उसमें नेम मतलब लॉग इन फॉर्म ही मान लो कि यूजर नेम और पासवर्ड हमें डालना है। अब कोई बंदा क्या करे, यूजर नेम में वो डाल दे, मान के चलो उसका यूजर नेम है एन दिवाकर, उसने डाला एन दिवाकर और वहीं पे वो कर दे 1 = 1। तो 1 = 1 क्या हो गया कि वो कंडीशन हो गई ट्रू। अब आप लोग इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझ रहे होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब है यूजर आईडी ये है और 1 = 1 है, ठीक है ना। अगर दोनों कंडीशन, अगर यूजर आईडी उसने गलत भी डाली है तो ये 1 = 1 ये क्या करेगा, इस पूरी की पूरी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि ये एनी केस ये ट्रू है, ये हर केस में ट्रू रहेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डेटा रिटर्न करेगा। तो एक अगर मैं क्वेरी बोलूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर 1 = 1, तो वो क्या करेगा, वो सारे के सारे रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर मैं वहीं पे 1 = 2 कर दूं तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, केवल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल रिटर्न कर देगा। तो ये याद रखिएगा। तो क्या है, कभी कभार तो लोग ऐसे इंसर्ट कर देते हैं 1 = 1 करके डाल दिया, तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, वो डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से एग्जीक्यूट कर देगा। या फिर जो दूसरी टेक्निक होती है वो क्या करते हैं, पूरे के पूरी क्वेरी को आपके उसमें नेम फील्ड में डाल दिया, तो वो क्वेरी जाएगी, वो जाके डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, इस टाइप से किया जाता है ना। तो द एसक्यूएल above इज वैलिड एंड विल रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द यूजर्स टेबल सिंस और 1 = 1 इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ए हैकर माइट गेट एक्सेस टू ऑल द यूजर नेम्स। अब वो इसके थ्रू क्या करेगा कि वो जितने भी यूजर नेम है आपकी डेटाबेस में, उन सब के यूजर नेम एंड पासवर्ड वो गेट कर लेगा सिंपली। तो इसीलिए ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं तो प्रिवेंट करने के हमारे पास में कुछ तरीके होते हैं। तो यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड द पैरामीटर क्वेरीज। जो हम लोग पैरामीटर मतलब जो स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं वो एसक्यूएल इंजेक्शन को अवॉइड करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें कोई भी डेटा अगर इंसर्ट करना है तो उसमें हमें पैरामीटर डिफाइन करने रहते हैं। तो जब भी हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो वो पैरामीटर को चेक करता है, चेक करने के बाद ही उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो पैरामीटराइज यूज। अब ये है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब है कि हम लोग जैसे टू और मोर टेबल्स में रिलेशन नहीं निकालते हैं प्राइमरी की फॉरेन की के बेसिस पे, तो वो जरूरत है। मान के चलो किसी ने डिलीट की क्वेरी आपको भेज दी, है ना, डिलीट टेबल या ड्रॉप टेबल का स्टेटमेंट भेज दिया। अब आपकी टेबल में रिलेशन है तो वो इजीली डिलीट नहीं होगी। आपने देखा होगा प्राइमरी की फॉरेन की का यूज करें
तो जिस टेबल का मतलब फॉरेन की है, जब तक वो डिलीट नहीं होगी वो टेबल, और जो प्राइमरी टेबल है तब वो जाके डिलीट होगी। तो ये बेसिस होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का। बाकी एस्केपिंग इनपुट होता है, इट इज अ सिंपल वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मोस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। मैनी लैंग्वेजेस हैव स्टैंडर्ड फंक्शंस टू अचीव दिस, है ना। यू नीड टू बी अवेयर वाइल यूजिंग द एस्केप करेक्टर्स। जो एस्केप करेक्टर्स होते हैं वो इन योर कोड बेस वेयर द एसक्यूएल स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्ट। देखो, अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो आप स्टोर प्रोसीजर का सहारा लीजिए मोस्टली, है ना। जो डायरेक्ट क्वेरी लिखते हैं वो कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे डॉट नेट में डायरेक्टली मैंने जब फर्स्ट कंपनी में काम किया था तो वहाँ पे वेब फॉर्म पे काम था, तो वहाँ का जो मैनेजर था उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो क्या करता था, केवल वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो वो उस टाइप से वहाँ पे डायनामिक तरीके से पास करता था। मैं गया तो मैंने पूछा तो उसने बताया कि भाई यहाँ पे ऐसे ही काम होता है, तुमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो मैंने किया। लेकिन जब मैं नेक्स्ट कंपनी में गया तो मैंने फिर स्टोर प्रोसीजर बनाना शुरू किया, वो सबसे बेस्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इज नल एंड द कॉलसेक फंक्शन। एक केवल एक ही कंपनी ने पूछा था ये क्वेश्चन। तो इज नल फंक्शन क्या है? द इज नल फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस नल विद द स्पेसिफाइड रिप्लेसमेंट वैल्यू। दिस फंक्शन कंटेन ओनली द टू आर्गूमेंट। ठीक है, तो यह सिलेक्ट इज नल, अगर वैल्यू नल होगी तो ये कोई वैल्यू डाल देगा, जैसे हेलो डाल दी इसने तो ये डाल देगा इज नल की जगह। कॉलसेक फंक्शन क्या होता है? द कॉलसेक फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू, पहली जो नॉन नल वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा among its argument. This function doesn't limit the number of argument but they must all be of the same data type, है ना। तो ये है कॉलसेक फंक्शन। तो काम लगभग सेम ही करते हैं दोनों फंक्शंस लेकिन कुछ डिफरेंस है। द कॉलसेक फंक्शन इज बेस्ड ऑन द NC SQL standard where the original function is a transact SQL function। ठीक है, an expression involved is null with the non null parameter is considered to be not null। ठीक है ना, while expression involve callback with non null parameter is considered to be null। वो not null है, ये null है। बाकी the is null function contains only two parameters, the callback functions contains multiple parameters। If we use more than two parameter with the is null function then we must use the nested is null। ठीक है, चलते नेक्स्ट। नो व्हाट इज लॉक इन एसक्यूएल सर्वर। ये मतलब मुझसे 3-4 इंटरव्यूज में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको 1 स्टार दे दिया है। तो अब लॉक को समझने के लिए क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ से समझाता हूँ। जैसे मल्टीपल यूजर नीड टू एक्सेस द डेटाबेस कंकरेंटली। होता क्या है, मान के चलो हमारे पास में एक टेबल है, उस टेबल पे 3 लोग काम कर रहे हैं, एक उसमें इंसर्ट कर रहा है, एक उसमें अपडेट कर रहा है और एक उसे सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब वहाँ पे डेड लॉकिंग ना हो, इसीलिए हम लोग लॉक का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर एक रिसोर्स यूज़ हो रहा है किसी के थ्रू, मान के चलो मैं उसको इंसर्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अगला उसे अपडेट के लिए यूज़ कर रहा है, तो भाई ये तो एक रिसोर्स को कई लोग यूज़ करेंगे तो वो तो डेड लॉक की कंडीशन आ जाएगी ना, एक साथ यूज़ करेंगे तो। सो द लॉक्स कम टू द पिक्चर टू प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम बीइंग करप्टेड। तो ये डेटा को प्रिवेंट करने के लिए है। और इनवैलिडेटेड व्हेन मल्टीपल यूजर्स ट्राई टू डू द ऑपरेशन सच एज रीड राइट ऑन एंड अपडेट ऑन द डेटाबेस। ठीक है, नाउ अब लॉक की डेफिनेशन क्या बतानी है आपको। लॉक इज अ डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी व्हाइल अलाउइंग कंकरेंट एक्सेस ऑन टू द डेटाबेस। सेम वही है जहाँ पे मतलब डेटा बार बार पे मतलब टेबल जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, उस केस में जो डेटा की इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी उसको बनाए रखने के लिए हम लोग लॉक का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट concurrency control when the multiple users access database to manipulate its data at the same time। different model of the SQL server locks हैं, ये आप देख लीजिएगा, मैंने तो नहीं लिखे हैं ये वाले, है ना। ये नहीं, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक्स। तो लॉक्स कौन से होते हैं? शेयर्ड होता है, एक्सक्लूसिव होता है, अपडेट होता है, इंटेंट होता है और स्कीमा होता है ना, और बल्क अपडेट होता है। तो अलग अलग कंडीशन है
जब भी हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे शेयर्ड लॉक यूज़ होता है। जब भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव होता है यूज़। ठीक है, अपडेट है प्राइमरी स्टेज ऑफ एक्सक्लूसिव लॉक, जो एक्सक्लूसिव का जो प्राइमरी स्टेज होता है वहाँ पे हम लोग अपडेट वाला यूज़ करते हैं। इंटेंट होता है जब भी हमें हायरार्की के टाइप का डेटा का अपडेशन करना रहता है, अपडेशन डिलीशन करना रहता है, वहाँ इंटेंट यूज़ करते हैं। स्कीमा बल्क, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार और लिख लीजिएगा भाई। और ये मोस्टली जो सीक्वल डेवलपर्स हैं उनसे ये ज़्यादा पूछा जाएगा, मतलब ज़्यादा घुस के पूछा जाएगा, बाकी तो नॉर्मल से केवल डेफिनेशन पूछ ली जाती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाइवट एंड द अनपाइवट? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया, एक ही इंटरव्यू में पूछा गया था। Pivot in SQL is used when we want to transfer data from the row level to the column level। मतलब कई बार कंडीशन ऐसी है, मेरे साथ भी एक कंडीशन ऐसी आई है कि भाई मुझे जो मेरे पास टेबल में डेटा है वो रो की फॉर्मेट में है और मुझे कॉलम की फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके डिस्प्ले कराना है। तो यहीं पे हम लोग इसी केस में हम लोग यूज़ करते हैं पाइवट कीवर्ड को। ठीक है ना। तो जो फॉर्मेट है पाइवट कीवर्ड का वो ऐसे है, पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, और उसके बाद में हम लोग पाइवट कीवर्ड में हमें क्या क्या चाहिए, पाइवट के अंदर क्या क्या चाहिए, जो हमें कॉलम बनाने हैं वो क्या चाहिए, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। अनपाइवट में क्या होता है कि जब हमें कॉलम के डेटा को हमें रो लेवल पे कन्वर्ट करना हो तब हम लोग अनपाइवट का यूज़ करते हैं। और ये है इसका सिंटैक्स कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी पाइवट अनपाइवट आप मेरे जो 4 मंथ्स के जो एसक्यूएल डेवलपर का कोर्स है उसमें आपको मैं बढ़िया से समझाऊंगा, है ना। फिलहाल इंटरव्यू पर्पस से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप वो डेफिनेशन बताइएगा, डेफिनेशन बताने के बाद में आप एक एग्जांपल दे दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसक्यूएल प्रोफाइलर। ये जो क्वेश्चन है ये दो लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो एसक्यूएल डेवलपर और एक सपोर्ट। सपोर्ट के लिए तो ये मतलब बोलते हैं ना रामबाण है, सपोर्ट के लिए ये रामबाण है। होता क्या है कि मान के चलो एक वेब एप्लीकेशन है और उस वेब एप्लीकेशन में कुछ इश्यू आया डेटाबेस का। अब मुझे चेक करना है कि उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के पीछे कौन सा स्टोर प्रोसीजर काम कर रहा है या कौन सा फंक्शन काम कर रहा है या कौन सी क्वेरी काम कर रही है। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमें एसक्यूएल प्रोफाइलर की जरूरत पड़ती है। ये ग्राफिकल इंटरफेस होता है, इसमें आप सेटिंग करेंगे तो जब भी क्वेरी जो आपने जब मान चलो इंसर्ट कर रहे हैं वेबसाइट से, तो जब इंसर्ट करेंगे तो कौन सा स्टोर प्रोसीजर चला तो एसक्यूएल प्रोफाइलर उस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर को कैच कर लेगा। तो ये उसके यूज होता है। तो ये सपोर्ट के केस में तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस to SQL trace for monitoring and instance of the database engine or analysis services. You can capture and save data about each event to a file or table to analyze later. ठीक है। For example, you can monitor a production environment to see which stored procedure are affecting performance by executing too slowly. ये सारी चीज़ें आप मतलब SQL प्रोफाइलर के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारे 10 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो गए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज सैरोगेट की। ये भी क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, एक बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये लिख लिया है। तो सैरोगेट की होती क्या है, सैरोगेट की इन एसक्यूएल सर्वर इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन अ टेबल। यूनिक आइडेंटिफायर होता है सैरोगेट की, मतलब वही कैंडिडेट की तरह ही आप समझ लो, है ना। इट जस्ट अ की, यूजिंग दिस की वी कैन आइडेंटिफाई अ यूनिक रो। There is no business meaning for surrogate key. This type of key is either database generated or generated via the another application. ठीक है। कभी कभार डेटाबेस भी जनरेट करता है इस टाइप की कीज को, और इन्हीं टाइप की को हम लोग सैरोगेट की कहते हैं। सैरोगेट की इज जस्ट अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द ईच रो। यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर एक रो के लिए। इट मे यूज एज अ प्राइमरी की ऑल्सो, हम लोग इसे एज अ प्राइमरी की भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सैरोगेट की शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टर्स, क्या क्या होना चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। द की इज जनरेटेड बाय द सिस्टम, इन अदर वर्ड ऑटोमेटिकली जनरेटेड, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होनी चाहिए।
ऑटोमेटिक जनरेटेड मतलब जब हम लोग आइडेंटिटी कॉलम डिफाइन नहीं करते हैं तो वहाँ पे एक की जनरेट होती है, तो उसी को सैरोगेट की भी बोल देते हैं। द की इज नॉट विजिबल टू द यूजर, नॉट अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पार्ट नहीं होना चाहिए और यूजर को डिफाइन मतलब दिखाई नहीं देनी चाहिए। इट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कीज, ठीक है, मल्टीपल की से कंपोज नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। देयर इज नो सिमेंटिक मीनिंग ऑफ द की, है ना। एग्जाम्पल ऑफ सैरोगेट कीज है आइडेंटिटी कॉलम, एसक्यूएल सर्वर में जो होता है वो सैरोगेट की होता है। GUID होता है और इसके अलावा UUID होता है, ठीक है। तो ये है, तो ये आप पॉज करके ये आप लिख लीजिएगा। तो गाइस ये थी सैरोगेट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेबल वेरिएबल। टेबल वेरिएबल क्या होता है? तो ए टेबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर द कंप्लीट टेबल ऑफ डेटा इनसाइड इट। तो ये डेफिनेशन आप याद रखिए, बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ठीक है ना। और ये डेफिनेशन आपका मतलब जो इंटरव्यू पूछेगा ना वो पूरा कंप्लीट कर देगा। बाकी आप ये एग्जांपल बता सकते हैं, टेबल वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग वेरिएबल को, उसी टाइप से हम इस टेबल को भी करते हैं, साथ में हम यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, टेबल का जो भी डेटा होगा उसे हम स्टोर कर सकते हैं टेबल वेरिएबल के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट आर टेम्पररी टेबल्स। तो टेम्पररी टेबल्स है क्या? तो टेम्प टेबल इज जनरली क्रिएटेड टू स्टोर द सेशन स्पेसिफिक डेटा। मतलब मान के चलो मैं डेटाबेस यूजर 3-4 लोग यूज कर रहे हैं, एक साथ 4 लोग यूज कर रहे हैं, तो एक मेरा सेशन क्रिएटेड है, एक दूसरे का क्रिएटेड है, एक तीसरे का क्रिएटेड है, इस टाइप से होगा। जब भी मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैं क्रिएट करता हूँ एक लोकल टेम्पररी टेबल, तो वो एक मेरे सेशन को, मेरा जो स्पेसिफिक सेशन है उसका डेटा स्टोर करेगी। जैसे ही मेरा सेशन मैं अपने डेटाबेस को क्लोज कर दूंगा तो वो टेबल जो है ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। टाइम टेबल्स आर अवेलेबल ओनली टू द सेशन दैट क्रिएटेड दैम। These tables are automatically destroyed at the termination of the procedure or session that created them। ठीक है, कोई सेशन हो या स्टोर प्रोसीजर हो, जब तक वो है तब तक ये टेबल बची रहेंगी, और जब तक वो सेशन या फिर स्टोर प्रोसीजर क्लोज होगा तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। These tables can be created at runtime and do many kind of operation that a normal table can do। तो जो हम लोग DML ऑपरेशंस करते हैं वो सेम हम लोग टेम्पररी टेबल्स पे भी कर सकते हैं। इन एसक्यूएल सर्वर ऑल टेम्पररी टेबल्स आर प्रेजेंट इन द टेम्प डीबी डेटाबेस। ठीक है, जो टेम्प डीबी डेटाबेस होता है उसमें अवेलेबल होती हैं टेम्पररी टेबल्स। दो टाइप की होती हैं, पहला होता है लोकल टेम्प टेबल, दूसरा होता है ग्लोबल टेम्प टेबल। अब हम दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि डिफरेंस हमसे मोस्टली पूछा जाता है ना। तो लोकल टेम्प टेबल्स आर अवेलेबल ओनली द सेशन दैट क्रिएटेड दैम। मतलब जो सेशन उन्हें क्रिएट, जैसे मैंने मेरा पर्टिकुलर सेशन है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेबल, तो वो मेरे सेशन तक अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये है। ग्लोबल टेम्पररी टेबल्स आर द टेम्पररी टेबल्स दैट आर अवेलेबल टू ऑल सेशन एंड ऑल यूजर्स। इसका क्या मतलब है, मान के चलो हम 10 लोग काम कर रहे हैं और मैंने एक ग्लोबल टेम्पररी टेबल क्रिएट कर ली, तो मैं अगर मेरा सेशन बंद भी हो जाए ना, मैं उसको डेटाबेस को क्लोज भी कर दूं, तो जो बाकी के 9 लोग हैं उनको वो ग्लोबल टेम्पररी टेबल दिखेगी। और वो जब तक दिखेगी जब तक कि जो लास्ट सेशन अवेलेबल है, जब तक कि वो क्लोज नहीं हो जाता। वो क्लोज हो जाएगा तो ये भी ड्रॉप हो जाएगी। लोकल tables are automatically destroyed at the termination of the procedure or the session that created them, but in case of once this table has been created by a connection like a permanent table, then it is available to any user by any connection। any user by any connection available। local temp tables are only available to the current connection for the user, और ये जो ग्लोबल टेम्पररी टेबल आर ड्रॉप्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द लास्ट सेशन यूजिंग द टेम्पररी टेबल्स हैज कंप्लीटेड। तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, जो सिंगल पाउंड साइन है उसका यूज करके हम लोग लोकल टेम्प टेबल क्रिएट करते हैं, और जो डबल पाउंड साइन है उसका यूज करके हम लोग ग्लोबल टेम्पररी टेबल क्रिएट करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ कि व्हेन टू यूज द टेम्पररी टेबल, कब यूज करनी चाहिए? when we are doing the large number of row manipulation in the stored procedure।
मान के चलो हमारे पास में एक टेबल है और उनके कॉलम्स पे हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उससे डेटा डेटा इफेक्ट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले उसको टेम्परेरी टेबल में डेटा को डालेंगे और फिर टेम्परेरी टेबल पे हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर हम लोग चेक लगाएंगे कि अगर डेटा मतलब ठीक है, आफ्टर द ऑपरेशंस डेटा इज वर्किंग फाइन, in that case we can like again insert that particular data to the main table. So ये होता है इसका एक्चुअल यूज। जो टेम्परेरी टेबल्स है उसका मेन यूज यही होता है, ठीक है। नाउ दिस इज यूजफुल टू रिप्लेस द कर्सर, जो कर्सर को रिप्लेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। टेम्परेरी टेबल का यूज हम लोग कर सकते हैं। वी कैन स्टोर द रिजल्ट सेट डेटा इन टू अ टैम टेबल, देन वी कैन मैनिपुलेट द डेटा फ्रॉम देयर। when we are having a complex join operations, जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स जॉइन ऑपरेशन हो तो उस केस में भी हम लोग टेम्परेरी टेबल्स का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कई बार पूछा गया है मुझसे। हालांकि मैं इसका गोल गोल ही जवाब दे पाया हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाया क्योंकि ना पढ़ा था या ना पढ़ने का मन किया। पर आप लोगों के लिए मैंने मतलब कुछ बता दिया था तो वो बना लिया था, तो वो मैं बता देता हूँ। ट्रांजैक्शंस group a set of tasks into a single execution unit. Each transaction begins with the specific job and ends when all the tasks in the group successfully completed. If any of the task fails, any of the task fail, the transaction fails. Therefore, a transaction has only two results, success or the failure. तो प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या क्या होती हैं, ये वो एसिड प्रॉपर्टी होती हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, द आउटकम ऑफ ए ट्रांजेक्शन कैन आइदर बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। द होल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रोल्ड बैक इफ वन पार्ट ऑफ इट्स फेल। तो इन द केस ऑफ एटॉमिसिटी ये होता है। कंसिस्टेंसी, ट्रांजेक्शन मेंटेन इंटेग्रिटी रिस्ट्रिक्शंस बाय मूविंग द डेटाबेस from one valid state to the another. Isolation, concurrent transaction are isolated from one another, assuring the accuracy of the data. Durability, once a transaction is committed, its modification remain in effect even if the event of a system failure. देखो भाई, मैंने तो ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा था, ट्रांजेक्शन, एसेट प्रॉपर्टी है ना, नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीज़ें कॉलेज में पढ़ा है भाई, तो ज़्यादा तो कुछ याद नहीं है मुझे। लेकिन मैं आपको नॉर्मली अभी जो एसक्यूएल में मैंने काम किया उसके हिसाब से मैं ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता देता हूँ। जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस ट्रांजेक्शन को मतलब ऑथराइज करने के लिए कि यहाँ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग बिगिन, ट्रान, कमिट, रोल बैक इनका यूज़ करके हम लोग ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताऊंगा। ये जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का डेटाबेस है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जो 4 मंथ का एसक्यूएल का कोर्स है। फिलहाल तो मुझे नहीं आता भाई, है ना, वो जितना मैंने पढ़ाया बस इतना ही मैं बताता हूँ। इंटरव्यू को ये रट लिया था मैंने, वो भी आप ही बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्राई पार्स, ट्राई कन्वर्ट एंड द ट्राई कास्ट। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई पार्स की। इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग डेटा टाइप टू टारगेट डेटा टाइप्स, डेट और न्यूमेरिक। ठीक है, तो ट्राई पार्स क्या करता है, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको टारगेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स डेटा इज अ स्ट्रिंग टाइप, अब कोई स्ट्रिंग टाइप में डेटा है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट टू अ डेट टाइप, तो वहाँ पे हम लोग ट्राई पास यूज़ करेंगे। एंड इसका क्या होता है, इफ़ द कन्वर्जन अटेम्प्ट फेल इट रिटर्न्स नल। ये एक्सेप्शन रिटर्न नहीं करेगा, बस नल रिटर्न कर देगा। तो ये इस टाइप से होता है। एक वेरिएबल लिया हमने फेक डेट, है ना, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया और सेलेक्ट ट्राई पार्स, और यहाँ पे हमने ये वेरिएबल लिया एज ए डेट, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे नल रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम ट्राई कन्वर्ट, so it converts the value to a specific data type and return null if the conversion fail. For example, the source value
is in string format and needs date integer format, then it will help us to achieve the same, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे करें तो सेलेक्ट ट्राई कन्वर्ट इंट सैम्पल टेक्स्ट हम लोगों ने दिया, तो ये 1 2 3 इस टाइप से रिटर्न कर देगा, है ना। बाकी अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो नल रिटर्न करेगा। बाकी जब डेट टाइम है हमारे पास, मतलब इंटीजर टाइप में तो इसने ये रिटर्न कर दिया, अगर वैल्यू नहीं है तो, अगर वैल्यू है तो ये इस टाइप से डेट रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्राई कास्ट, इट कन्वर्ट्स द वैल्यू टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप एंड रिटर्न नल इफ द कन्वर्जन फेल। फॉर एग्जाम्पल द सोर्स वैल्यू इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई भी डेटा दिया हुआ है एंड we need it in double or the integer format, then it will helps us to achieve it। डबल वगैरह लेना है तो उस केस में ये हमें रिटर्न करता है ना। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो देख लीजिएगा, मैं बाद में इसको बताऊंगा, मतलब डीपली बताएंगे, डीपली बात करेंगे इस पे जब 4 मंथ का SQL कोर्स में हम लोग बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द varchar एंड nvarchar। varchar क्या है, नॉन यूनिकोड वेरिएबल लेंथ करेक्टर है ना, और इट स्टोर ओनली द नॉन यूनिकोड डेटा, इट टेक्स ओनली द 1 बाइट पर करेक्टर। एन वेरकर क्या होता है, ये यूनिकोड वेरिएबल लेंथ करेक्टर है, इट कैन स्टोर नॉन यूनिकोड एज वेल एज द यूनिकोड। तो यूनिकोड डेटा क्या क्या होता है, जैसे हिंदी जापानीज जिस टाइप की डेटा को स्टोर करना है तो आपको फिर डेटा टाइप एन वेरकर डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आप वेरकर डिफाइन करेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश टाइप का डेटा अगर आपको लेना है तो। इट्स टेक ओनली द 2 बाइट्स पर करेक्टर, 2 बाइट पर करेक्टर ये स्टोर करता है, ठीक है, एक फॉर द यूनिकोड और सेकंड फॉर द नॉन यूनिकोड। तो ये था यूनिकोड एंड द नॉन यूनिकोड। ये हालांकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन पहले पूछा गया था कभी, मतलब पहले, मतलब 4 5 साल पहले पूछा गया था, तो बस मैंने लिख लिया है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ हाउ टू ऑप्टिमाइज ए स्टोर प्रोसीजर। ये तो भाई मतलब डेफिनेटली पूछा जाएगा, चाहे आप सपोर्ट फील्ड में जा रहे हो, .NET डेवलपर बनने जा रहे हो, या फिर आप SQL डेवलपर बनने जा रहे हो, तो भैया ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। मतलब 10 में से 10 इंटरव्यू में पूछा जाएगा, एक हो सकता है चला जाए, नहीं तो 10 में 10 में पूछा जाएगा। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो मैं बता देता हूँ, है ना, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। यूज सेट नॉन काउंट ऑन। सेट नॉन काउंट क्या करता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, जब भी हम लोग अपडेट इंसर्ट डिलीट करते हैं ना, तो नीचे बताता है कि 4 रो इफेक्टेड, 5 रो इफेक्टेड। तो इस टाइप को प्रोटेक्ट रोकने के लिए वो नॉन काउंट, मतलब वो काउंट ना करे, इसीलिए हम लोग सेट नॉन काउंट ऑन करते हैं। तो इससे क्या रहता है कि जो टाइम वो उसे उसे रो को काउंट करने में लगा रहा है वो नहीं लगाएगा, तो इससे जो स्टोर प्रोसीजर है वो हमारा फास्ट काम करेगा, ठीक है। नाउ यूज स्कीमा नेम बिफोर द ऑब्जेक्ट। स्कीमा नेम क्या होता है, स्कीमा नेम होता है डेटाबेस का नाम। जैसे हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल कर रहे हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DBO डॉट एम्प्लॉय करें, तो वो ज़्यादा सही रहता है ना। क्योंकि जब भी हम लोग देखो, अगर हम डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, अभी तो जैसे हम लोग डेटाबेस पे डेटाबेस से हम लोग कॉल कर लेते हैं इजिली, सिंगल डेटाबेस से। जब भी हमें मल्टीपल डेटाबेस का काम होता है ना, अगर DBO नहीं यूज़ करते हैं तो वो सर्च करता है दोनों ही डेटाबेस में, तो उस केस में वो टाइम लगाता है उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, इसीलिए हम लोग DBO डॉट एम्प्लॉय लगा यूज़ करते हैं। नाउ यूज एग्जिस्ट इन स्टेड ऑफ काउंट। जहाँ भी आप लोग काउंट स्टार यूज करते हैं, भाई काउंट की जगह पे आप एग्जिस्ट यूज कीजिए, तो इससे ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। This SQL optimization techniques concern the use of exist method. If you want to check if a record exists, use exist instead of count. While count scan the entire table. Count जो है वो entire table को scan करता है, exist नहीं करता। This will give you the better performance. तो ये हो गया, तो exist हम लोग ऐसे यूज करते हैं, if exist। बाकी हम लोग हाँ ऐसे करेंगे, सिलेक्ट एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बिगिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है यूज नो लॉक। जब भी आप लोग टेबल को सिलेक्ट कीजिए तो नो लॉक का यूज कीजिए, है ना। यूज नो लॉक विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्ट क्वेरी।
ठीक है। और जहाँ भी हम लोग जैसे सिलेक्ट के बाद में कहीं कहीं हम लोग डायरेक्ट स्टार ले लेते हैं, मान के चलो कोई स्टोर प्रोसीजर है, उसमें हम लोग ने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल ऐसे करके लिया हुआ है, तो वो भी हमें नहीं लेना चाहिए। स्टार की जगह पे हमें कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने चाहिए कि सिलेक्ट नेम एम्प्लॉय आईडी, इस टाइप से हमें डिफाइन करनी चाहिए। इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर के ऑप्टिमाइजेशन के लिए ठीक है। अवॉइड टेम्प टेबल्स, द टेम्पररी टेबल्स का मतलब यूज़ हमें अवॉइड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके उतना। टेम्पररी टेबल यूजुअली इंक्रीज अ क्वेरीज कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज सजेस्टेड टू अवॉइड द टेम्पररी टेबल्स। ठीक है। क्रिएट प्रॉपर इंडेक्स क्रिएट करना है। अब लोग पूछते हैं कि भाई इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है कि भाई हमें कैसे पता चले कि हमें किस कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जो भी कॉलम आपके वेयर क्लाउज में होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोगों को मोस्टली उन कॉलम्स पे आपको इंडेक्स यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 1 मिनट दीजिए जरा मुझे। तो ये हुए ऑप्शंस एंड चलते हैं नेक्स्ट पे, है ना। तो प्रॉपर इंडेक्सिंग ये तो आपको करनी है, तो इस स्पीड जब भी सर्चिंग करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है ना। अब यूज जॉइन क्वेरी इंस्टीड ऑफ द सब क्वेरी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो उसकी जगह पे आपको अक्सर करके जॉइन ही यूज़ करनी चाहिए, जो हम लोग एक्चुअल में करते ही हैं। सब क्वेरी कोई कम ही यूज़ करते हैं, तो लेकिन जॉइन हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जो स्टेप्स थे, ये टोटल स्टेप हैं जो आप लोग पूछते थे ना कि भाई एक रियल टाइम एग्जांपल बता दो कि स्टोर प्रोसीजर को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो इसी टाइप से ऑप्टिमाइज करते हैं। आगे चल के जो 4 मंथ का जो एसक्यूएल सर्वर का कोर्स है, उसमें मैं आप लोगों को और बताऊंगा, है ना, तो कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रिगर्स इन एसक्यूएल सर्वर एंड गिव मी अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ ट्रिगर। तो ये भी मोस्टली पूछा ही जाता है ना। तो चलिए इसको बढ़ते हैं आगे। तो ट्रिगर होता क्या है? ट्रिगर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर विच फायर्स व्हेन एन इवेंट अकर्स इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में कोई भी इवेंट अकर होती है तो वहाँ पे ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर होते हैं। लोग पूछ भी लेते हैं कि वाई एंड द व्हेन यूज टू ट्रिगर। व्हेन we use a trigger when we want some event to happen automatically in a certain desirable scenario। जब भी हमें कुछ कुछ इवेंट मतलब ऑटोमेटिकली हमें करवानी है, कुछ इवेंट हमें फायर करवानी है, तो उस केस में हम लोग ट्रिगर का यूज़ करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक वी हैव अ टेबल दैट चेंज फ्रिक्वेंटली। कोई टेबल है हमारे पास में जो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। नाउ वी वांट टू नो हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हेन दीज चेंजेस टेक प्लेस। तो कब कब ये चेंजेस हुए हैं ये हमें चेक करना है। तो ऑडिट के पर्पज से हम लोग ये ट्रिगर्स का यूज करते हैं। इन केस यू कैन क्रिएट अ ट्रिगर दैट विल इंसर्ट द डिजायर्ड डेटा इनटू द अनदर टेबल whenever any change the main table occurs, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ट्रिगर का जो मतलब ट्रिगर का जो डेटा है, जो मतलब जहाँ पे हम लोग ऑडिट के पर्पज में एक नई टेबल क्रिएट करते हैं, जो ट्रिगर हुए टेबल का रिकॉर्ड अपने पास में मेंटेन करती है, उसी टेबल को हम लोग मैजिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा मैजिक टेबल क्या होता है। जब भी हम लोग ट्रिगर परफॉर्म करते हैं तो ट्रिगर का जो मेंटेन है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो टेबल क्रिएट होती है, जो टेबल काम करती है, और ये टेबल हम खुद क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं मैजिक टेबल। चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के ट्रिगर होते हैं। कौन से होते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और लॉग ऑन ट्रिगर। ठीक है, तो 3 ट्रिगर होते हैं। पहले होता है डेटा डेफिनेशन ट्रिगर, जहां भी हम लोग डेटा के डेफिनेशन में चेंज करते हैं, मतलब क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप व्यू, ठीक है, अल्टर टेबल। ये क्या है? ये चेंजेस है, डीडीएल कमांड है। तो जहां भी हम लोग डीडीएल कमांड यूज करते हैं, इन पे जो ट्रिगर हम लोग परफॉर्म कराते हैं उन्हें हम डीडीएल ट्रिगर कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? क्रिएट ट्रिगर, इसको हम लोग सेफ्टी बोल सकते हैं ऑन डेटाबेस। मान के चलो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई टेबल है उसे कोई डिलीट करे या अपडेट या उसके किसी कॉलम का नाम वगैरह चेंज करे, तो उस केस में मैं उस पर एक ट्रिगर लगा दूंगा, है ना। उस ट्रिगर को लगा दूंगा तो
बस सिंपल वो मैसेज दे देगा यू कैन नॉट लाइक क्रिएट ड्रॉप एंड अल्टर। डीएमएल ट्रिगर दो तरह के होते हैं, आफ्टर ट्रिगर इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। द डेटाबेस use manipulation language DML command event that begin with insert update and the delete set of the DML triggers। ठीक है, सबसे पहले DML ट्रिगर्स दो टाइप के होते हैं, आफ्टर ट्रिगर है ना। अब इसमें हम लोग फॉर और आफ्टर क्लाउज यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए। तो द आफ्टर ट्रिगर यूजिंग द फॉर आफ्टर क्लाउज फायर्स आफ्टर द एसक्यूएल सर्वर फिनिश। जो एसक्यूएल की क्वेरी है वो फिनिश होने के बाद में ये फायर होते हैं, है ना। द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन सक्सेसफुल दैट द फायर। मान के चलो हम कोई डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, इंसर्ट के केस में क्या है, डेटा इंसर्ट हुआ, डेटा इंसर्ट के बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी डेटा इंसर्ट हुआ है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक मैजिक टेबल क्रिएट करेंगे, उस मैजिक टेबल में डेटा स्टोर करा देंगे। तो ये वाले ट्रिगर हमेशा बाद में फायर होंगे, है ना। तो आफ्टर आफ्टर अपडेट आ गया इसमें, तो अपडेट के बाद में जो भी होगा वो ये फायर होगा। अगला है इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। इंस्टीड ऑफ ट्रिगर फायर्स बिफोर द एसक्यूएल स्टार्ट। जो एसक्यूएल कमांड होती है वो उसके स्टार्ट होने से पहले वो ये फायर होते हैं, ठीक है। और ये है इसका सिंटैक्स, इंस्टीड ऑफ दे देंगे, फिर डिलीट वगैरह जो भी करना है वो सब हम लोग इजिली कर सकते हैं ट्रिगर्स के थ्रू। तो ये हुए थे ट्रिगर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो लॉग ऑन ट्रिगर्स क्या होते हैं? लॉग ऑन triggers are fired in response to a log on event when a user session is created with a SQL server instance after the authentication process of the logging is finished, but before establishing a user session the log on events takes place। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, है ना। हो गया ये सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बाकी के 10 क्वेश्चंस और बताऊंगा, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वाचिंग। कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज ये एसक्यूएल सर्वर के जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैं कराने वाला था उसका ये आखिरी दिन है, और ये वाले क्वेश्चंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आपको मतलब कम से कम इंटरव्यू के लिए तो कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि इन्हीं क्वेश्चंस का आप रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद में मतलब बार बार पे इसका रिवीजन करना है, और साथ में इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। एग्जांपल्स देखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने एसक्यूएल डेवलपर और 90 डेज़ के जॉब ओरिएंटेड कोर्स में जो करा रखे हैं उन्हीं में से आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इंटरव्यू पर्पज़ की चीज़ें अलग होती हैं कि आपको डेफिनेशन बतानी रहती है, उसके यूजेस बताते रहते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं कब नहीं यूज़ ज़रूरत है, ये सब पूछते हैं। उस हिसाब से मैंने ये इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर एंड व्हाई वी नीड टू यूज स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस का डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ, आज मैं स्टोर प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। ए स्टोर प्रोसीजर इज अ कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ टी एसक्यूएल स्टेटमेंट। टी एसक्यूएल स्टेटमेंट मीन्स ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट, मीन्स डीएमएल, सेलेक्ट, these kind of statements, है ना। A stored procedure is a group of TSQL statements compiled into a single execution plan। इस लाइन का मतलब है कि मान के चलो हमें इंसर्ट करना है, अपडेट करना है और सेम ही डिलीट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, उस स्टोर प्रोसीजर में हम ये सारी क्वेरीज लिख लेंगे जो जो हमें काम करना है, वो क्वेरी हम लिखेंगे, और उसको एक बार क्रिएट करने के बाद, स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने के बाद में क्या है, अब जब भी हम स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करेंगे उसे हमें बार बार पे कंपाइल नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी क्वेरी थी वो सिंगल एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर ही कंपाइल हो चुकी हैं। तो इससे हमारा क्या है, नेटवर्क का लोड जो रहता है, क्योंकि डेटाबेस जो है काम कैसे करता है, कोई एप्लीकेशन होता है, वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, या फिर वेब फॉर्म, विंडो फॉर्म, दीज का मतलब ये एप्लीकेशंस होते हैं, और इनमें इन्हीं के थ्रू स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया जाता है। तो क्या रहता है कि नेटवर्क पे जब कॉल करते हैं तो बार बार पे जो स्टोर प्रोसीजर का है वो एग्जीक्यूशन बार बार पे नहीं हो, मतलब कंपाइल ना हो, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। अगर हम क्वेरी लिखेंगे तो क्वेरी एवरी टाइम फर्स्ट कंपाइल होगी फिर एग्जीक्यूट होगी, लेकिन स्टोर प्रोसीजर क्या है, एक बार क्रिएट किया वो कंपाइल हो चुका है, वो दोबारा कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इट इज़ अ प्री कंपाइल्ड एंटिटी, प्री कंपाइल्ड एंटिटी है क्योंकि पहले ही कंपाइल हो चुकी होती है। इट इज़ कंपाइल्ड एट वंस एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, मतलब एक बार कंपाइल करना है और कभी भी आप यूज कर सकते हैं बार बार पर। विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर एक ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूट सीक्वेंसली। वही सेम सिस्टम, मान के चलो हमें एक बंदे ने मुझे पूछा भी था कि भाई डेटा सेट कैसे क्रिएट करें। भाई डेटा सेट आप अगर आपको निकालना है, मान के चलो आपको 3 टेबल से डेटा लेना है, अलग अलग डेटा लेना है, तीनों टेबल का डेटा लेना है लेकिन अलग अलग लेना है। तो क्या करेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, उस स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर 3 टेबल्स पे 3 अलग अलग क्वेरी सिलेक्ट की लगा देंगे, तो तुम्हारा डेटा सेट क्रिएट होके आ जाएगा। अब सबसे बड़ी वो पूछते हैं कि मतलब कब जरूरत पड़ती है हमें स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करने की। तो व्हेन वी नीड टू राइट एंड एग्जीक्यूट द सेम क्वेरी अगेन एंड अगेन। मान के चलो हमें वेबसाइट पे एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय हमारे पास एक टेबल है, उस एम्प्लॉय का डेटा हमें डिस्प्ले करना है। अब उसके मतलब 100 लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, लाख भी कर सकते हैं, मिलियंस और बिलियंस में लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि बार बार पे क्वेरी एग्जीक्यूट करने से अच्छा है कि एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कीजिए, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा अपने आप ही। तो इसीलिए हमें स्टोर प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है, दे आर अ नेटवर्क लोड रिड्यूसर, मतलब नेटवर्क के लोड को रिड्यूस करते हैं। एंड डिक्रीज द एग्जीक्यूशन टाइम, और एग्जीक्यूशन टाइम को डिक्रीज करते हैं, जो मैंने अभी बताया था। क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि भाई वो प्री कंपाइल्ड है, पहले से कंपाइल होते हैं। दे कैन रिस्ट्रिक्ट एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन शायद मैंने बता दिया होगा, नहीं बताया हो तो मैं आगे बता दूंगा, आगे क्वेश्चन है एसक्यूएल इंजेक्शन पे, है ना। हेल्प टू रीयूज द कोड, जब भी हम कोड की रीयूजेबिलिटी की बात करते हैं तो या तो स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज कर लेते हैं हम लोग, या फंक्शंस की बात करते हैं इन एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। इट कैन एनकैप्सुलेट लॉजिक, यू कैन चेंज स्टोर्ड प्रोसीजर कोड विदाउट इफेक्टिंग द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब ये कह रहा है कि वेब एप्लीकेशन है, अब वेब एप्लीकेशन में हमें कुछ भी स्टोर्ड प्रोसीजर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इंटरनली चेंज कर देंगे इजिली, और क्लाइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो उस केस में भी ये यूज होता है, और एनकैप्सुलेट करता है लॉजिक को। लॉजिक एनकैप्सुलेशन मीन्स मतलब एक जगह पे रखता है सारी चीज़ों को। एग्जाम्पल क्या है स्टोर्ड प्रोसीजर का, ये मैंने बता रखा है, मैं फिर भी ये एग्जाम्पल क्रिएट करके दे देता हूँ। ये एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करने का तरीका है, क्रिएट प्रोसीजर स्टूडेंट लिस्ट एज बिगिन, इसके बाद में आप बिगिन के अंदर आप क्वेरी लिखेंगे फिर एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये था स्टोर्ड प्रोसीजर का क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन या 9.5 क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। अब व्हाट आर व्यूज एंड व्हाई वी नीड व्यूज इन एसक्यूएल सर्वर। देखो, क्वेश्चन व्यूज तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि व्हाट इज व्यू, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, ये जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सिनेरियो कि कब हमें यूज करना चाहिए। व्यू आर वर्चुअल टेबल दैट होल्ड डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, मतलब व्यू क्या है, व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो एक और एक से ज़्यादा टेबल का डेटा होल्ड करता है ना। ए व्यू डज नॉट कंटेन एनी डेटा इटसेल्फ, मतलब फिजिकली व्यू कोई भी डेटा कंटेन नहीं करता है। इट इज अ सेट ऑफ क्वेरीज, मतलब व्यू को हम कह सकते हैं ये सेट ऑफ क्वेरीज है दैट आर अप्लाइड टू वन और मोर टेबल, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा टेबल पर अप्लाई होता है, दैट आर स्टोर्ड विद इन द डेटाबेस एज एन ऑब्जेक्ट। व्यू जो है मतलब डेटाबेस में जब आप क्वेरी लिखते हैं, मतलब व्यू लिखते हैं, तो व्यू डेटाबेस में डिस्प्ले तो होता है लेकिन वो डेटा स्टोर नहीं करता है। दो टाइप के व्यू होते हैं, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल व्यू क्या होता है, जैसे हम लोग एक मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, अगर व्यू क्रिएट करूं मैं क्रिएट व्यू, फिर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दूं, तो ये हो गया सिंपल सिंपल व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू क्या है, जब मैं ज्वाइन वगैरह लगा देता हूँ ना उस व्यू के अंदर, मतलब दो टेबल पे व्यू क्रिएट कर दूं, 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल पे, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स व्यू बोलते हैं। नाउ व्हाई वी यूज व्यू, पहली चीज़ है सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस मीन्स क्या है कि मान के चलो मेरे पास में एक टेबल है ना, और उसमें यूज़र के कुछ क्रेडेंशियल्स रखे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब डिटेल्स हैं, वैसे तो स्टोर नहीं करते हैं, सारे के सारे हम लोग क्या बोलते हैं स्टोर करते हैं एनक्रिप्शन फॉर्म में। तो लेकिन फिर भी अगर हमें कोई भी जैसे यूज़र नेम आईडी वगैरह नहीं डिस्प्ले कराना है,
तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यू क्रिएट करते हैं तो क्या रहता है कि कोई भी आपके कॉलम्स को व्यू नहीं कर सकता, मतलब देख नहीं सकता। साथ में ये एसक्यूएल इंजेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं आपको। रिस्ट्रिक्ट यूजर फ्रॉम व्यूइंग सर्टेन कॉलम्स एंड द रोज, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन द एसक्यूएल सर्वर। मोस्टली सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट व्यू, फिर हम लोग लिखेंगे व्यू का नेम, उसके बाद में एज, फिर हम लोग क्वेरी लिख देंगे, दैट्स इट, ये व्यू हो गया। और व्यू को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे व्यू जिस नाम से क्रिएट किया उस नाम को लो, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया व्यू। नाउ व्हाट आर इंडेक्सेस एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड एंड द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना आपको, ये आपको एवरी टाइम परेशान करेंगे इंटरव्यू में। इसको ठीक से कर लीजिए। मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे ली हुई है जिससे आपको बताने में दिक्कत ना हो। An index is a performance tuning method of allowing faster retrieval of records। मतलब जब भी हम टेबल से रिकॉर्ड को हमें फास्टर रिट्रीवल करना है, फास्टर एक्सेस करना है, तो वहाँ पे हम लोग इंडेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, इंडेक्सेस आर यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस टू क्विकली रिट्रीव द डेटा। रिलेशनल डेटाबेस आरडीबीएमएस में हमें डेटा को क्विकली रिट्रीव करने के लिए हमें इंडेक्सेस का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स, दो टाइप की इंडेक्स होती है, क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स क्या होती है, क्लस्टर इंडेक्स विल अरेंज द रोज फिजिकली इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। व्यू के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसी चैनल पे, ठीक है। प्लेलिस्ट है 4 मंथ एसक्यूएल सर्वर, जो मैं एसक्यूएल डेवलपर के लिए कोर्स करा रहा हूँ, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। व्यू मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। क्लस्टर इंडेक्स विल बी फास्ट इन सर्चिंग फॉर द रेंज ऑफ द वैल्यू। रेंज ऑफ द वैल्यू मतलब क्या है, ये क्या करती है क्लस्टर इंडेक्स, एक बी ट्री मेंटेन करती है। बी ट्री आपने, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपने बी ट्री वगैरह ये पढ़ा होंगे डेटा स्ट्रक्चर में। तो एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, उसमें क्या रहता है कि बी ट्री को ऐसे सॉर्ट करता है। मान के चलो हम, मुझे सर्च करना है, एक रिकॉर्ड है, मतलब आईडी पे मैंने इंडेक्स लगाया हुआ है, क्लस्टर इंडेक्स लगाया हुआ है, और उसमें 51 रिकॉर्ड मुझे सर्च करना है। तो क्या करेगा, ये जब क्लस्टर इंडेक्स लगेगी तो वो 10 में उसको रिकॉर्ड्स को डिवाइड कर लेगा। तो फर्स्ट में 10, तो देखेगा कि हमारा किस मतलब जो नोड होगा, नोड क्या रहता है इसमें, बी ट्री में नोड क्या रहता है, जैसे कि मतलब फर्स्ट में 1 रहेगा, फिर सेकंड में 10 रहेगा, फिर 20, ऐसे 10 में डिवाइड करके रखेगा। तो एक नोड होगा 50। तो ये सीधा नोड चेक करेगा, नोड में इसको मिलेगा कि ये 50 से अबव है, 50 पे जाएगा, नेक्स्ट सर्च करेगा और आपको फैच करके दे देगा। तो ये क्या करेगा, पहले से रेंज में वैल्यू इसने अरेंज कर ली। तो जो रेंज में अगर वैल्यू है उसको उसको मतलब सर्च करने के लिए बहुत फास्ट होता है। वन इंडेक्स पर टेबल, कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे पास में 2 कॉलम है, आईडी का कॉलम है और फ़ोन नंबर का कॉलम है। तो मैं आईडी पे एक क्लस्टर इंडेक्स लगाता हूँ और एक मैं फ़ोन पे क्लस्टर इंडेक्स लगाता हूँ। तो बताओ अगर मैं फ़ोन से सर्च करूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मतलब कौन सा इजी रहेगा, फ़ोन आईडी से सर्च करना या फ़ोन नंबर से सर्च करना। तो आप सिंपल सीधा बोलिएगा भैया, क्लस्टर्ड इंडेक्स केवल एक टेबल में एक ही हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि डेटा जो है वो एक ही ऑर्डर में शॉर्ट हो सकता है, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्डर में शॉर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए वन इंडेक्स पर टेबल रहती है। दूसरा है, लीफ नोड ऑफ ए बी ट्री ऑफ क्लस्टर्ड इंडेक्स कंटेन्स द टेबल डेटा। जो लीफ नोड होता है, ठीक है ना, बी ट्री का, वही क्लस्टर्ड इंडेक्स में डेटा को कंटेन करता है, जो अभी मैंने समझाया था। और मैं बहुत अच्छे से उसमें समझा रखा है, जो ट्यूटोरियल है उसमें आप देख लीजिएगा एक बार। अब कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने का तरीका होता है, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, ठीक है। मतलब क्लस्टर्ड, ऐसे सेम क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, क्लस्टर्ड इंडेक्स है तो क्लस्टर्ड इंडेक्स, नॉन क्लस्टर्ड है तो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, फिर इंडेक्स नेम ऑन टेबल, फिर टेबल प्रोवाइड करना है, फिर टेबल के किस कॉलम पे लगाना है वो आपको देना है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स में। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या कहती है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स विल नॉट अरेंज द रोज फिजिकली इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। पहली बात तो भाई, जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स है वो कोई भी सॉर्टिंग यूज नहीं करती है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स विल बी फास्ट इन सर्चिंग फॉर द वैल्यू दैट आर नॉट इन द रेंज। जो वैल्यू
मतलब रेंज में ना हो, डेटा रेंज में ना हो, उसको ये बहुत फास्ट तरीके से सर्च करता है। अब इसमें हम लोग 999 क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लीफ नोड ऑफ वी ट्री ऑफ नॉन क्लस्टर इंडेक्स कंटेन पॉइंटर्स टू गेट द टेबल डेटा। अब इसमें क्या है, इसमें कंटेन्स द, ये पॉइंटर जो है वो डायरेक्टली डेटा को कंटेन कर रहा है, और लेकिन इसमें पॉइंटर्स टू गेट द टेबल डेटा, तो ये कंटेन्स करता है एक पॉइंटर को, और वो पॉइंटर टेबल डेटा को बाद में फैच करता है, ठीक है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल, फिर कॉलम। अब इसमें कॉलम कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे दो कॉलम पे आपको क्रिएट करना है, एक को आपको असेंडिंग ऑर्डर, एक को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लेना है, तो आप ले सकते हैं इजीली, है ना। एक एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसमें, बाय डिफॉल्ट द प्राइमरी की क्रिएट्स द क्लस्टर इंडेक्स एंड द यूनिक की क्रिएट द नॉन क्लस्टर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होती है, ए कैंडिडेट की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, ठीक है ना। मतलब या तो एक कॉलम होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम होगा, मान के चलो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम हमने ले लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैंडिडेट की। इट इज़ यूज टू एंश्योर दैट देयर आर नो डुप्लीकेट और एम्बिग्यूअस रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, मतलब इंश्योर करती है कि कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो यूनिक की एक तरह से हम लोग उसे कैंडिडेट की ही बोलते हैं। जब इंटरव्यू ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ कैंडिडेट की, तो मैंने उसको यही बोला था कि जब हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ को, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी थी वहाँ पे, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स बोला था, इसमें कॉलम भी यूनिक हो सकता है कैंडिडेट की के लिए, ठीक है। मैं वहाँ पे गलत था। तो ये ऐसे क्रिएट करते हैं, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो इसमें एक, तो तो ये जो है ना, कंस्ट्रेन यू के एम्प्लॉय, ये एस एस एन, तो ये जो एस एस एन है ये यूनिक है, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे कैंडिडेट की, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, इसको याद रखिएगा, ये है कैंडिडेट की, है ना। कभी भी वो कैंडिडेट की पूछेगा तो कैंडिडेट की आपको बतानी है, और साथ में ये आपको एग्जाम्पल देना है। 3 स्टार इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि भाई ये मुझसे 6 से 7 बार पूछा गया था 10 इंटरव्यूज में। नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट द डुप्लीकेट रोज। जब इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेके सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद में वो कुछ क्वेरी आपको लिखवाता है, ठीक है ना। तो वो क्वेरीज हैं जो मुझसे पूछी गई हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डिलीट डुप्लीकेट रो, तो इसके लिए CTE क्रिएट करेंगे और सिंपल हम लोग डिलीट कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी एज ए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, विद डुप्लीकेट, तो क्या करेंगे, रो नंबर से हम लोग इसको, इस रो नंबर प्रोवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे, तो इससे हमें रो नंबर पता चल जाएंगे जो डुप्लीकेट है ना, जो टेबल के। फिर हम लोग डिलीट कर देंगे CTE से, किस बेसिस पे, जिनके रो नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो डुप्लीकेट रो को डिलीट करने का तरीका ये है। अगला है सिलेक्ट डिपार्टमेंट विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें डिपार्टमेंट निकालने हैं विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, के हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। तो ये रही क्वेरी, कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट टॉप 1 डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल है, फिर ज्वाइन द डिपार्टमेंट, फिर हम लोग आईडी, डिपार्टमेंट आईडी के बेस में ज्वाइन लगाएंगे, उसके बाद में ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करेंगे, और उसके बाद में ऑर्डर बाय काउंट डिसेंडिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास में किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड डिपार्टमेंट वाइज टॉप एंड सैलरी। अब डिपार्टमेंट वाइज आपको टॉप एंड सैलरी फाइंड करनी है, सबको पता ही होगा, ये क्वेरी है सिंपल, है ना। ये वो डेंस रैंक या रैंक फंक्शन यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो ये है क्वेरी, ये आप लिख लीजिएगा, या फिर मतलब जो भी आप करना हो, जैसे भी आप करना हो वो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप दूसरा तरीका और यूज़ कीजिएगा, जो कि मतलब उसके थ्रू है, क्या बोलते हैं, सब क्वेरी के थ्रू। और क्योंकि मुझसे एक जगह सब क्वेरी के थ्रू भी पूछा गया था, सब क्वेरी का इजी है, वो आप देख लीजिएगा, मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में, इसी चैनल पर बता रखा है, ठीक है। सॉरी, ये, हाँ, टॉप एंड सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज टॉप एंड सैलरी है, तो डिपार्टमेंट वाइज टॉप एंड सैलरी ऐसे निकलेगा, सैलरी निकालना है, डिपार्टमेंट लेना है, डेंस रैंक लिखना है, ओवर पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है। ये रैंक प्रोवाइड कर देगा कि किसका क्या रैंक है। फिर टॉप 1 सैलरी फ्रॉम द CTE वेयर सैलरी रैंक इक्वल टू 3, और फिर इसके बाद में डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कौन टॉपेस्ट है, मान के चलो HR है, IT है, और
एडमिन है, अब हमें देखना है कि भाई आईटी में किसकी टॉप हाईएस्ट सैलरी है, और एडमिन में देखना है, तो उस केस में हम लोग ये क्वेरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एम्प्लॉय हायर्ड इन द लास्ट मंथ। तो ये भी क्वेश्चन मतलब पूछा गया, कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने लिख रखा है। तो इसमें डेट डिफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं आगे मतलब जो 4 मंथ्स का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है उसमें एसक्यूएल डेवलपर का कोर्स है, मैं उसमें सब कुछ बताऊंगा, है ना। अब फाइंड एंड हाईएस्ट सैलरी, तो ये आप बता ही देंगे, वीडियो को पॉज करके आप ये लिख लीजिएगा। देखिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, या तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, समझ के अपना स्क्रीनशॉट रखिए। और वीडियोस को चाहो तो मतलब जैसे बार बार पर सुनेंगे तो याद हो जाएंगे, नहीं तो आप दूसरे तरीके से, जैसे मैं याद करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ता है, मैं पहले कॉपी पेन लेके लिखता हूँ, उसके बाद में चीज़ों को याद करता हूँ। याद आपको करने पड़ेंगे, वहाँ पे आपके लॉजिक काम नहीं आएंगे, उन्हें तुरंत चाहिए भाई। क्वेश्चन पूछते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, मुझसे जब ये डॉट नेट डेवलपर में इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ भाई मिनिमम 50 क्वेश्चन तो वो पूछते ही पूछते हैं। अब उसमें सी शार्प भी पूछना है उनको, एसक्यूएल सर्वर भी पूछना है, और डॉट नेट कोर भी पूछना है, वेब एपीआई भी पूछना है, एमवीसी भी पूछना है। भाई इतना पूछते हैं ना, पहले पूछेंगे धड़ाधड़, उसके बाद में फिर क्वेश्चन वगैरह वो लिखवाएंगे। क्वेरी दे दी, कभी ज्वाइन लगाने के लिए बोल दिया, ज्वाइन तो मतलब पूछा ही नहीं इतना, लोग इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा और भाई पढ़ लीजिएगा। अब है रियल टाइम एग्जांपल ऑफ द जॉइन, और या फिर वो बोलते हैं कि मतलब कि हमारे पास में एक टेबल है, उसमें ये हायरार्की निकालनी है कि कौन किसका मैनेजर है ना, कौन किसका बॉस है। ठीक है तो ये क्वेरी बहुत बहुत बार पूछी गई है, ये तो ये इतनी ज़्यादा पूछी गई है ना कि मैं खुद बता रहा हूँ, सॉरी। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, और ये एसक्यूएल सर्वर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो मैंने बता दिया, और इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। एक आध क्वेश्चन जो है वो इधर उधर हो तो आप कमेंट करके मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, उसको भी मैं कवर कर लूँगा, इजी लैंग्वेज में मैं रख लूँगा, जिससे कि आगे और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। या फिर नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिएगा, फिर मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप देखो, ये क्या है ना, ये चैनल कोड फॉर जॉब ये उनके लिए है यार, भाई जो बीटेक किए हुए हैं या फिर बीसीए एमसीए किए हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिली है, तो केवल ये उनके लिए है कि इजीली जॉब पाएँ। क्योंकि यार मुझे जॉब पता है, आफ्टर बीटेक 2 साल लग गए थे मुझे जॉब पाने में आईटी में। उससे पहले मैं कॉल सेंटर में करता रहा, क्योंकि यार आईटी में कॉल ही नहीं आ रही थी। फिर एक बंदे ने बताया भाई फ्रेशर लेवल से तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं, स्किल डेवलप करो। फिर स्किल डेवलप करने के लिए कोचिंग ज्वाइन की, कोचिंग में जाके सीखा, कोचिंग में कुछ नहीं सिखाते, पैसे दिए 20,000 रुपये, लेकिन कुछ नहीं सिखाते भाई। उनसे अच्छा मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो डॉट नेट डेवलपर बनना चाहते हैं भाई, 90 डेज का कोर्स चल रहा है, उसमें आप डेफिनेटली डॉट नेट डेवलपर बनेंगे। अभी मैं एक प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, उसमें डॉट नेट कोर का प्रोजेक्ट है, वो विंडो एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मैं सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चन शुरू कराऊंगा कल से। सी शार्प, उसके बाद में डॉट नेट कोर, फिर एमवीसी, फिर वेब एपीआई। ये वो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप डॉट नेट कोर एएसपी डॉट नेट कोर विद एमवीसी अगर जाते हैं ना मार्केट में, अब भी निकल जाते हैं फ्रेशर लेवल पे भी, आपका इंटरव्यू होगा भाई बढ़िया से, लेकिन आपको पैकेज भी मिलेगा, आपको सिलेक्ट भी करेंगे चाहे भले ही आप फ्रेशर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।